Welcome to LaunchPad Education's monthly current affairs video for the month of December 2020. My name is Sumit. In monthly current affairs video में हम सारे editorials और सारे important issues को background के साथ discuss करते हैं। इस महीने की वीडियो में हमने कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, तो हमने ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया है इस वीडियो में। So this video is very important if you are reading newspapers or if you are not reading newspapers. अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हो रेगुलरली टू कवर द करंट अफेयर्स, दिस वीडियो विल एक्ट एज अ वैल्यू एडिशन टू द ऑलरेडी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे हम सम अप करने की कोशिश करेंगे, हम उसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे और एडिशनल इंसाइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे बाय रेफरिंग टू डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। देन इफ यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स फॉर सम रीजंस, फिर तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करना एक अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट है यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एंड देन अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हो, आप नोट्स भी नहीं बना रहे हो, दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ which you can download from the LaunchPad Education Telegram channel. The link of this channel is given in the description. Next benefit इस वीडियो का है कि आपके सभी करंट अफेयर्स 1-1.5 घंटे में कवर हो जाएंगे एंड आई होप दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। हालांकि न्यूज़पेपर्स रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट सेइंग कि आपको न्यूज़पेपर्स रीड करने छोड़ देने चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता, बट स्टिल अगर आप नहीं पढ़ पाते हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू और बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स को बैकग्राउंड के साथ कवर कर लोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द यूटिलिटी ऑफ दिस वीडियो। If you are reading newspapers or you are not reading newspapers, you are already giving very good response to these monthly current affairs video. आप इस वीडियो को मिस ना करो, इसके लिए you should be subscribing to this channel और उसी के साथ एक बेल आइकन है, अगर आप उसको प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी जब भी कोई करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो लॉन्चपैड एजुकेशन चैनल पर अपलोड की जाएगी। Now as always we are going to start by discussing the contents of this video. इस वीडियो में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे, कौन से करंट अफेयर्स इश्यूज को डिस्कस करेंगे। The first one will be UK and EU. They have signed a Brexit deal. ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया है और यूके और EU के रिलेशंस आने वाले फ्यूचर में कैसे होंगे, इस पर एक डील फाइनली साइन की गई है आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस। काफी महीनों से ये डिस्कशंस चल रही थी। क्या इसका इंपैक्ट रहेगा यूके पर, ईयू पर, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले इशू में। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे इंडिया और यूके के रिलेशंस में अभी रीसेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सिंस यूके ईयू को छोड़ रहा है, दे आर इंप्रूविंग देयर रिलेशंस विद द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। सो वी विल सी इसमें क्या कुछ हुआ है अभी रिसेंटली। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस और द पीएम वानी स्कीम, हम इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट विल बी यूएस ईरान रिलेशंस। यूएस और ईरान रिलेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ यूएस ईरान रिलेशंस। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टेंशंस हैं, कैसे वो इंप्रूव हुई थी इन द पास्ट, कैसे दोबारा से बहुत ज्यादा टेंशंस बढ़ गई हैं। वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। द नेक्स्ट विल बी यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन टर्की। यूएस ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस इंपोज किए हैं फॉर बाइंग सम वेपन सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। इसका इंडिया के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, सो हम ये भी डिस्कस करेंगे। देन इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में $60 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। इकोनॉमी सेक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू सी दिस मेजर डेवलपमेंट। देन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी कुछ हुआ दिसंबर महीने में। The next will be the proposal that NRIs, non-resident Indians, they are going to get voting rights. ये एक proposal है, अभी ऐसा हुआ नहीं है। क्या कुछ problems हैं, कैसे ये system work करेगा, इसके बारे में हम discuss करेंगे। IITs और IITs में reservation के बारे में काफी editorials लिखे गए, ये चीज भी काफी discussion में थी। क्यों discussion में थी ये भी हम जानेंगे। Then COVID-19 में mutation, ये बहुत important global news रही। कोविड-19 वायरस में म्यूटेशन हुई, उसमें कुछ चेंजेस आए, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, क्या हो सकता है, वी विल डिस्कस दैट बिकॉज वैक्सीन्स आर आल्सो गेटिंग डेवलप्ड। इस चेंज के चलते क्या वैक्सीनेशन पे भी कोई इंपैक्ट होगा, क्या जो ऑलरेडी डेवलप्ड वैक्सीनेशंस हैं वो इफेक्टिव नहीं रहेंगी या रहेंगी, ये हम जानेंगे।
नेक्स्ट विल बी हाई कोर्ट्स जुडिशियल ओवर रीच। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसको जुडिशियल ओवर रीच का नाम दिया गया बाय डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एक्सपर्ट्स। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को डिसअपॉइंटिंग कहा और उस पर स्टे लगा दी। ये आर्टिकल 356 से रिलेटेड था। सो वी विल सी अ लिटिल बिट अबाउट दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। देन नेक्स्ट विल बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल। नेपाल ने बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की थी। कुछ देर के लिए नेपाल में स्टेबिलिटी आई थी बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ गई थी। अदरवाइज ये आपस में कंटेस्ट करती रहती थी, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती थी। नाउ दीज पॉलिटिकल पार्टीज ये वापस लड़ पड़ी हैं एंड एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोबारा से नेपाल में वापस आ गई है। इसके इंडिया नेपाल रिलेशंस पे, नेपाल और चाइना के रिलेशंस पे और इंडिया चाइना रिलेशंस पे डिफरेंट इंपैक्ट्स हैं। इसके बारे में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट विल बी द डीडीसी पोल्स। जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पोल्स हुए एंड दिस वाज अ रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। देन एक काफी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर को लेके न्यूज थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से related to the Vodafone and CAIRN case. So we will see what is retrospective taxation, इसका क्या impact हो सकता है इंडिया के business environment में, इंडिया की ease of doing business के ऊपर। The next issue will be the ROSHNI Act of Jammu and Kashmir. ये न्यूज में था, इससे रिलेटेड कुछ लैंड ग्रैब के मामले, कुछ स्कैम्स के मामले सामने आए। तो क्या है रोशनी एक्ट, ये हम देखेंगे। डिजिटल ओशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। These are not very big news but we have included so that ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए कवर हो जाएं इस एक सिंगल वीडियो में। नेक्स्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये न्यूज में थे। ये एक काफी पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम इसके बारे में सारा कुछ जान ले बैकग्राउंड के साथ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एज वेल। नेक्स्ट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वाज नॉमिनेटेड बाय गेवी। एंड द लास्ट वन विल बी यूएस एंड ईयू। They have filed cases against big technology companies like Facebook, Amazon, Google। क्या डेंजर्स हैं आने वाले टाइम में इन बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के एक्शंस के आम इंसान के ऊपर एंड सोसाइटीज के ऊपर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर लास्ट इशू। तो ये सारे इश्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इन सभी इश्यूज के टाइम स्टैम्प्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो इफ यू वांट टू सी एनी इशू ट्वाइस, अगर आप रिवाइज करना चाहते हो या कोई इशू आपको बहुत अच्छे से आता है, यू थिंक यू कैन सेव योर टाइम बाय नॉट सीइंग दैट इशू, बाय स्किपिंग दैट इशू, तो आप टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारा पहला इशू है यूके और ईयू के बीच में हुई ब्रेक्सिट डील। 2016 में ब्रिटेन में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें ब्रिटिश लोगों ने ये वोट करके डिसीजन लिया कि वो ईयू को छोड़ देंगे, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, उसको छोड़ देंगे। एंड दिस मेड ब्रिटेन द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूरोपियन यूनियन सिंस इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन एक कस्टम्स यूनियन क्रिएट की थी। एंड ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने 2016 में रेफरेंडम करवा के ये फैसला लिया कि वो ईयू को छोड़ देंगे और इसी चीज को नाम दिया गया ब्रेक्सिट। दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, ब्रिटेन एंड एक्सिट। तो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में ब्रेक्सिट के बाद रिश्ते कैसे होंगे उसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हुई एंड फाइनली एक ट्रेड डील साइन की गई है दिसंबर 2020 में, जिससे ये डिसाइड होगा कि कैसे रिलेशंस रहेंगे ट्रेड, इकोनॉमी और लॉस को लेकर यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इस डील ने $900 बिलियन से ज्यादा ट्रेड को कवर किया है। नाउ डिफरेंट कंट्रीज जब इकट्ठी आती हैं, कस्टम्स और ट्रेड यूनियंस बनाती हैं, दे डिसाइड कि उनके बीच के जो बॉर्डर्स हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक बैरियर्स कम कर दिए जाएंगे, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स लेके सबकी इकोनॉमीज को फायदा होता है। नाउ एज यूके एंड ईयू दे आर सेपरेटिंग ईच अदर। इनफैक्ट वी शुड से कि ब्रिटेन ईयू से बाहर आएगा तो दोनों ईयू और यूके की इकोनॉमीज को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा। That is why the economists, they are expecting both the economies which are already weakened by the coronavirus epidemic to take a hit as supply chains are disrupted and costs mount। अब क्योंकि यूके अभी तक ईयू का ही पार्ट था और सभी ईयू मेंबर्स एक दूसरे की इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी से डिफरेंट ट्रीट नहीं करते थे। They used to treat all these economies as a single economy only।
तो इस कारण से सप्लाई चेन्स बन चुकी थी। दैट मीन्स अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है यूरोप में, तो यूके में एक कंपोनेंट उसका मैन्युफैक्चर होगा, फ्रांस में दूसरा होगा, एंड दे विल पास थ्रू ईच अदर्स बॉर्डर्स विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। लेकिन क्योंकि अब यूके और ईयू के बीच में बॉर्डर्स आ जाएंगे वापस, तो ये सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं, एंड एज अ रिजल्ट दोनों की इकोनॉमीज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इस नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए ही ये ट्रेड डील साइन की गई है। दिस टैरिफ फ्री ट्रेड अकॉर्ड इन गुड्स दैट यूके एंड ईयू साइंड शुड मिटिगेट समवट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटेन्स नैरो डिसीजन। तो बहुत नैरो मेजॉरिटी के साथ ब्रिटेन ने ये डिसीजन लिया था 2016 में कि वो ईयू को छोड़ देंगे, और इसका जो इम्पैक्ट होगा उसको कुछ हद तक मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी थ्रू दिस ट्रेड डील। और अगर ये डील साइन नहीं की जाती, एक हार्ड एग्जिट हो जाता, तो उसका क्या रिजल्ट होता? द इम्पैक्ट वुड हैव बीन लिवाइज ऑफ 50% और इवन हायर टैक्सेस ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक डायरी प्रोडक्ट्स, फूड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती अगर बिना डील के ब्रिटेन ईयू से एक हार्ड एग्जिट ले लेता। सो दिस एग्रीमेंट इट हैज प्रिवेंटेड अ कैटास्ट्रोफिक नो डील सिनेरियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डील के साइन हो जाने के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। यूकेज ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका एक अपना ऑफिस है, वो खुद बता रहे हैं कि अब आफ्टर दिस डील हैज बीन साइंड देयर इज अ पोटेंशियल लॉस ऑफ 4% ऑफ जीडीपी इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अगर ये डील साइन नहीं होती तो ये लॉस ऑफ जीडीपी 6% होता। दिस इज द फिगर गिवन बाय द यूकेज ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इस डील ने दोबारा से टैरिफ फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स को इंश्योर कर दिया है, तो क्या अचीवमेंट क्या हुई? वाई ब्रिटेन वांटेड टू कम आउट ऑफ ईयू? अब इसमें ब्रिटेन की ब्रेक्सिट से सबसे बड़ी जो अचीवमेंट होगी एक आम ब्रिटिश नागरिक के लिए जो होगी, दैट विल बी दैट रिस्ट्रिक्शंस विल बी पुट ऑन द फ्री मूवमेंट एंड वर्क। तो बेसिकली एक इशू था जो अब नेशनलिज्म के इमर्ज हो जाने के बाद डिफरेंट कंट्रीज में एक प्रॉब्लम माना जा रहा है, दैट पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज दे आर कमिंग इनटू देयर इकोनॉमीज टू वर्क। तो वैसे ही ब्रिटिश नागरिकों को ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि जो ईयू से लोग आ रहे हैं यूके में वो उनकी जॉब्स छीन रहे हैं। नाउ दिस इज अ इमर्जिंग ट्रेंड इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल यूएस में भी ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, H1B वीज़ा को और सख्त किया जाता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर परसेप्शन। तो ये एक चीज़ है जो ब्रिटिश नागरिकों को, ब्रिटिश सिटीजन्स को मिलेगी, अदरवाइज इकोनॉमी ब्रिटेन की और ईयू की दोनों को नुकसान होगा इस रिश्ते के ख़त्म हो जाने से। लेकिन ईयू नहीं चाहता था कि यूके उसे छोड़ के जाए, और अगर ऐसा होगा कि यूके के ईयू को एग्जिट कर जाने के बाद उसको एक बहुत अच्छी डील दे दी जाएगी जिससे वो एक सिंगल मार्केट का एक्सेस भी ले जाएगा और अपनी पॉलिसीज, अपने कानून खुद डिसाइड करेगा, एज अपोज टू द टाइम्स व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ ईयू और ईयू ही सभी ईयू मेंबर्स के लिए लॉज और पॉलिसीज को डिसाइड करता था। तो अगर ब्रिटेन एक बहुत बढ़िया डील भी ले जाएगा, ईयू को छोड़ भी देगा, तो और भी कंट्रीज ऐसा करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईयू ने भी बहुत अच्छी डील ब्रिटेन को नहीं दी। नाउ दिस टैरिफ फ्री एक्सेस टू यूरोप सिंगल मार्केट इट हैज बीन गिवन इन एक्सचेंज फॉर guarantees that Britain would not undercut EU competition rules and environmental regulations। तो ब्रिटेन को फ्री मार्केट का एक्सेस तभी दिया है ईयू ने अगर वो यूरोपियन यूनियन के कंपटीशन रूल्स को, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को मानेगा। अब ब्रिटेन अपने भी कंपटीशन रूल्स बना सकता है, अपने भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बना सकता है। इन दैट केस यूरोप अपनी सिंगल मार्केट का एक्सेस ब्रिटेन को बंद कर देगा। ये डील काफी महीनों की नेगोशिएशंस के बाद हुई है। एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो था वो था एक्सेस फॉर ईयू फिशरीज टू ब्रिटिश सीज। यूरोपियन यूनियन के जो फिशरमैन थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश सीज में उनको एक्सेस मिलता रहे, वहां पे जाके वो फिशिंग कर सकें। और अब 5.5 साल के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड डिसाइड किया गया है जिसमें ईयू स्टेट्स ब्रिटिश सीज में जाके फिशिंग कर सकती हैं। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड, कस्टम्स यूनियन में कॉमन मार्केट क्रिएट की जाती है और बॉर्डर चेक्स को, बॉर्डर पे बैरियर्स को कम से कम रखा जाता है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, कैपिटल मूवमेंट के लिए और लोगों की मूवमेंट के लिए। नाउ दिस विल बी ए चैलेंज आफ्टर ब्रेक्सिट हैज हैपेंड कि ये जो बॉर्डर चेक्स हैं इनको कम से कम रखा जाए, यहाँ पे जो रेड टेपिज्म होगा, चीजें स्लो हो जाएंगी, उसको कम से कम रखा जाए सो दैट इकोनॉमी पे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसे कम किया जा सके और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट ना हो। इस एग्रीमेंट में गुड्स की मूवमेंट को इंश्योर किया गया है, लेकिन सर्विसेज के बारे में, कैपिटल के बारे में, लोगों के बारे में कोई भी ज्यादा नेगोशिएशंस नहीं की गई हैं। तो इन तीन चीजों के ऊपर बैरियर्स बहुत बढ़ जाएंगे।
गुड्स की मूवमेंट ज़्यादातर अच्छी रहेगी एज इट वॉज बिफोर। पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट रहेगा इस डील का? जब ब्रेक्सिट के ऊपर रेफरेंडम हुआ था तो ब्रिटिश सोसाइटी काफ़ी डिवाइड हो चुकी थी। बहुत कम मार्जिन से वो लोग जीते थे जो ब्रिटेन को ईयू से बाहर देखना चाहते थे, एंड एज अ रिजल्ट ब्रिटिश सोसाइटी काफ़ी पोलराइज हो चुकी थी, काफ़ी डिवाइड हो चुकी थी। और अब ये उम्मीद है कि आफ्टर दिस पार्टनरशिप, क्योंकि यूके और ईयू ने अपना फ्यूचर रिलेशन डिसाइड कर लिया है, ये पोलराइजेशन जो है ब्रिटिश सोसाइटी में कम हो जाएगी। लेकिन ब्रिटिश सोसाइटी के लिए, ब्रिटिश पॉलिटी के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ फ्यू मिनट्स। इस डील की बात करें तो ये 1 जनवरी 2021 से इफेक्ट में आ जाएगी। हालांकि यूरोपियन पार्लियामेंट कुछ हफ्तों में इसको अप्रूव करेगी, एंड 1 जनवरी से ब्रिटेन ने कंप्लीटली यूरोप की कस्टम्स यूनियन को और सिंगल मार्केट को छोड़ दिया है। और जैसे ही ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म हुआ है, ईयू के रूल्स अब ब्रिटेन पे नहीं अप्लाई होंगे। ब्रिटेन अपने रूल्स, अपने लॉज बनाएगा, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेके हों, इकोनॉमी को लेके हों, क्लाइमेट चेंज को लेकर हों। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो होगा फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल पर। 500 मिलियन से ज़्यादा लोग 27 ईयू स्टेट्स और ब्रिटेन के बीच में फ्रीली मूव करते हैं, और ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन और ईयू के बीच में ये मूवमेंट बंद हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। लोगों को ईयू से ब्रिटेन में जाने के लिए या ब्रिटेन से ईयू में जाने के लिए कुछ वीज़ाज लेने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेंगी जो पहले नहीं लेनी पड़ती थी। और बॉर्डर्स पे कस्टम्स चेक्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत टाइम लगेगा गुड्स को मूव करने के लिए, बिकॉज देयर विल बी क्यूज, देयर विल बी डिसरप्शन एंड देयर विल बी एडिशनल पेपर वर्क। वही जो रेड टेपिज्म की हमने बात की कि गुड्स की मूवमेंट वो डिलेड हो जाएगी। अब ब्रिटिश लोगों ने ईयू से बाहर आने का तो फैसला कर लिया, लेकिन इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के अलावा बहुत डेंजरस पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एंड प्रॉब्ली यूके के डिफरेंट हिस्से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज बन सकती हैं, एंड यूके कैन गेट डिसइंटीग्रेटेड इनटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आने वाले फ्यूचर में नॉर्दर्न आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो एक डिफरेंट कंट्री है उसका हिस्सा बन जाए। सो लेट अस सी द मैप ऑफ यूके। यूके के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं? So this is United Kingdom divided from Europe by the North Sea and the English Channel, and United Kingdom it has different parts. For example, यहाँ पे है Scotland, ये है Northern Ireland, this is Republic of Ireland। ये एक different independent country है, ये UK का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी आइलैंड में नॉर्दर्न आयरलैंड ये यूके का हिस्सा है। इसके अलावा वेल्स और इंग्लैंड ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। सो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड ये चारों एरियाज इकट्ठे मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। और इन डिफरेंट एरियाज के ब्रिटिश सरकार के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। तो अब नॉर्दर्न आयरलैंड ये यूके का हिस्सा है, एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद स्टेट ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच इज ईयू मेंबर स्टेट एज वेल एज इंडिपेंडेंट कंट्री। और इन दो हिस्सों के बीच में 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया गया था टू एंड द वायलेंट मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन द नॉर्दर्न आयरलैंड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच जो बॉर्डर है उसे हार्ड बॉर्डर नहीं किया जाएगा, वहां की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन जब ब्रिटेन ने डिसाइड कर लिया कि उसे ईयू को एग्जिट करना है, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्दर्न आयरलैंड और एक डिफरेंट कंट्री के बीच का जो बॉर्डर होगा, जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर भी है, वो बॉर्डर हार्ड हो सकता था। सो ये एक डिफिकल्ट चीज थी, एक चैलेंजिंग चीज थी इस नेगोशिएशन में, जो अल्टीमेटली डिसाइड किया गया। और क्या डिसाइड हुआ? डिसाइड ये हुआ कि नॉर्दर्न आयरलैंड ईयू की ज्यूरिसडिक्शन में ही रहेगा। सो नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ यूके, it is going to be part of EU economy, EU jurisdiction only, and this has been done to avoid a hardening of its border with Republic of Ireland। एक और हिस्सा जो हमने देखा यूके का वो था स्कॉटलैंड। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूके के लिए आने वाले टाइम में। हो सकता है स्कॉटलैंड आने वाले टाइम में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। Why is that? Because Scottish First Minister she is saying to European Union that we hope to join you again वेरी सून एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 2016 के रेफरेंडम में जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि ब्रेक्सिट होगा या नहीं होगा, उसमें स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुत भारी मेजॉरिटी से ये वोट किया था दैट दे वांटेड टू रिमेन विद इन ईयू। लेकिन जो ओवरऑल मेजॉरिटी थी उसने डिसाइड किया कि ईयू से बाहर आना है, तो अब ये स्कॉटिश लोगों के अगेंस्ट फैसला हो गया। इससे पहले 2014 में स्कॉटलैंड के लोगों ने एक और रेफरेंडम में वोट किया था कि क्या वो यूके का हिस्सा बना रहना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं। इन दैट वोट स्कॉटिश पीपल दे डिसाइडेड टू स्टे विद इन यूके।
लेकिन अब दोबारा से ये डिमांड्स हो रही हैं कि क्योंकि स्कॉटलैंड की बात नहीं सुनी गई, स्कॉटलैंड ईयू में रहना चाहता था लेकिन उसे जबरदस्ती यूके के साथ ही बाहर आना पड़ा है, तो दोबारा से एक इंडिपेंडेंस को लेके स्कॉटिश लोगों से पूछा जाए कि वो यूके में रहना चाहते हैं या उससे बाहर आना चाहते हैं। तो इसलिए स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडर, जो स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर भी हैं, शी इज डिमांडिंग कि दोबारा से रेफरेंडम होना चाहिए बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद सिचुएशन बदल चुकी है। So these were some important things related to the deal that has been signed between UK and EU. इसके अलावा if you want to understand this issue more comprehensively, इसे ज़्यादा कुछ समझना चाहते हो आप, you can see these two videos. The first one is when, why and how was the European Union created? And the second video is what is Brexit issue? ये videos थोड़ी पुरानी हैं, तो जब आप Brexit issue वाली वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ अपडेट्स नहीं होंगे जो हमने अभी बात कर ली है, बट ये दो वीडियोस देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स और इन मेंस। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द डील एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, इंडिया और यूके के रिलेशंस। अभी रिसेंटली ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब इंडिया आए। इसका मेजर कारण ये था कि यूके ब्रेक्सिट के बाद दुनिया की बड़ी मेजर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश में लग गया है। यूके इज साइनिंग डील्स विद द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडिया विजिट की एंड इट वाज आल्सो टू प्रिपेयर अ ग्राउंड फॉर द विजिट ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। इंडिया ने फॉर्मली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को अपने रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिया उन्हीं कंट्री के लीडर्स को अपने रिपब्लिक डे पे इनवाइट करता है जो कंट्रीज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन डिप्लोमेसी, इन फॉरेन पॉलिसी, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे विजिट्स या फिर ऐसे इनवाइट्स कुछ मैसेजेस देते हैं और ये मैसेज ये है कि दूसरी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया फॉर द G7 समिट एज वेल एज the Conference of Parties 26 of the climate change. UK has also invited Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for the G7 summit as well as the COP26. COP is a Conference of Parties. United Nations Climate Change Conference हर साल होती है and the COP26 is going to happen in UK next year. तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया यूके ने। मीनवाइल ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई रिलेटेड टू इंडिया यूके रिलेशंस। ये क्या चीजें थी? इंडिया और यूके के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो 2004 में हुई थी। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया जाएगा टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इसमें ब्रॉडर इश्यूज और डाइवर्सिफाइड इश्यूज इंक्लूड किए जाएंगे इंडिया और यूके के रिलेशन से रिलेटेड। इसके अलावा मिलिट्री रिलेशंस पे डिस्कशंस हुई। इंडो पैसिफिक को लेके जो स्ट्रैटेजीज हैं दोनों कंट्रीज की, उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन लाई जा सकती है, इस पे डिस्कशन हुई। इंडो पैसिफिक, इट इज द रीजन वेयर चाइना इज डोमिनेटिंग दीज डेज। चाइना इज हैविंग डिस्प्यूट्स विद मेनी कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक एंड दिस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इंक्लूड्स इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी कंट्रीज जब भी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, विजिट करती हैं, इनकी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस में ये जरूर एक इशू रहता है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज को लेके कैसे लड़ा जाए, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फॉर यूके, साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। एज वी डिस्कस्ड, यूके की इकोनॉमी को कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा ईयू से बाहर आने की वजह से, तो वो अपने ट्रेड रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ इंप्रूव करने के लिए उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। एंड इन दैट सीरीज यूके वांट्स टू साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया एज वेल। ऑलरेडी यूके ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं यूएस के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ और भी जो इमर्जिंग और डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं उन सब के साथ यूके इज ट्राइंग टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। सो दिस वाज अ लिटिल बिट अबाउट इंडिया यूके रिलेशंस बिकॉज फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडिया को विजिट किया था। वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस अगेन व्हेन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कम्स टू इंडिया। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इशू और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये इंडिया में इंटरनेट स्पेस को आने वाले टाइम में बदल देगा। दिस इज अ स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वानी स्कीम और द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। तो ये था एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट इशू व्हिच इज यूएस ईरान रिलेशंस।
अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन्स काफी बढ़ रही हैं। जितनी देर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उस दौरान ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशंस बहुत खराब होते रहे एंड एज अ रिजल्ट दिस इशू इज इन द न्यूज। तो इसके बैकग्राउंड में जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो 2015 में साइन हुआ था, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था ईरान के साथ, और ईरान के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया था P5+1 नेशंस ने। P5 it stands for the permanent 5 members of the United Nations Security Council +1 this is Germany। जर्मनी परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन ये भी इन्वॉल्व था इस एग्रीमेंट को साइन करने में। तो ये एग्रीमेंट साइन क्यों किया गया था? द रीजन वाज दैट अमेरिका हैड इम्पोज्ड सम सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान, बिकॉज अमेरिका को ऐसा डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। इसके चलते ईरान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वो किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर पाती थी। दिस इज हाउ सैंक्शंस दे वर्क। अमेरिका किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है एंड अमेरिका डिमांड्स कि जो भी ईरान की सरकार या ईरानी कंपनीज के साथ डील करेगा, उसके साथ अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज ट्रेड नहीं कर सकती। तो ऐसे में एवरीबडी इज गोइंग टू चूज अमेरिका, एंड बिकॉज अमेरिका इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं उन्हें काफी नुकसान होता है। तो ईरान भी चाहता था कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हटें। तो ईरान ने और P5+1 नेशंस ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया। इससे ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा लिए गए। एंड एट दैट टाइम अमेरिका थॉट दैट ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विच अमेरिका सॉ एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, अब वो थ्रेट नहीं रहा है। उसके कुछ रीजंस थे, वो रीजंस इस एग्रीमेंट की डिटेल्स में थे। So let us see what this issue was all about. Obama administration, they removed the sanctions imposed on Iran after the deal that cut off Iran's path to nuclear weapons. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और उस टाइम पे ये सभी कंट्रीज को ऐसा लगता था कि इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप ही डिड नॉट एग्री विद दिस नोशन। तो इसीलिए जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इस डील को खारिज कर दिया। और बिकॉज ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए गए थे आफ्टर दिस डील वाज साइंड, तो ईरान की इकोनॉमी दोबारा से ग्रो करने लग गई। अरब वर्ल्ड में ईरान और सऊदी अरेबिया, इनकी बहुत बड़ी राइवलरी है। ईरान, सऊदी अरेबिया एज वेल एज ईरान इजराइल। सऊदी अरेबिया एंड इजराइल दे आर नॉट हैप्पी इफ ईरान इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। तो सऊदी अरेबिया और इजराइल जो दोनों यूएस के बहुत अच्छे एलाइज हैं, दे वर नॉट हैप्पी व्हेन दिस डील वाज साइंड। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एकदम यू टर्न ले लिया, इस डील को कैंसिल कर दिया, दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए गए ईरान के ऊपर। एंड डोनाल्ड ट्रंप ही टुक केयर ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मिडिल ईस्ट के कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लिया था थ्रू डिप्लोमेसी। उन्होंने वॉर अवॉइड कर ली थी और ये भी इंश्योर कर लिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दुनिया की जो मेजर कंट्रीज थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। P5+1 कंट्रीज दे वर पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड ईरान की इकोनॉमी भी दोबारा से ग्रो करने लग गई थी। सो इट वॉज अ विन विन फॉर मोस्ट ऑफ द पार्टीज। लेकिन सऊदी अरेबिया और इजराइल जो इस रीजन में पावरफुल रहना चाहते हैं, ईरान के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहते, दे वर नॉट हैप्पी। तो जब इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया गया, ईरान ने यूरोपियन कंट्री से अपील की कि वो इस एग्रीमेंट के साथ खड़े रहें, ईरान पे सैंक्शंस ना लगाएं। बट यूरोपियन कंट्रीज दे वर नॉट एबल टू डू मच फॉर ईरान। और यूएस और ईरान के बीच में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी दैट दे वर गोइंग टुवर्ड्स वॉर। तो ईरान की पार्लियामेंट ने ये अनाउंस कर दिया एक बिल पास करके दैट दे आर गोइंग टू एनरिच यूरेनियम टू अ हायर लेवल फ्रॉम लेस देन 5% टू 20%। तो एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि 5% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच नहीं करेगा ईरान। अब क्योंकि दूसरी पार्टीज इस एग्रीमेंट की बातें नहीं मान रही थी, तो ईरान की पार्लियामेंट ने भी ये कहा दैट दे आर गोइंग टू एनरिच यूरेनियम टू अ हायर लेवल टू 20%। एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। इसी के साथ ईरान ने अनाउंस किया दैट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू द यूएन इंस्पेक्टर्स टू देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो यूएन इंस्पेक्टर्स को न्यूक्लियर फैसिलिटीज चेक करने के लिए परमिट किया था JCPOA एग्रीमेंट साइन करने के बाद ईरान ने इस परमिशन को भी विड्रॉ कर लिया। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर 2 महीने में सैंक्शंस कम नहीं किए जाएंगे तो हम यूएन इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का एक्सेस देना बंद कर देंगे। नाउ एज डोनाल्ड ट्रंप इज नो मोर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन इज द न्यू प्रेसिडेंट। अब जो डिफरेंट चैलेंजेस जो बाइडेन के सामने हैं, उनमें से एक है ईरान का चैलेंज। ईरान से कैसे डील करना है, एंड ऑल्सो अमेरिका विल हैव टू बैलेंस इट्स रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया, इजराइल एंड दीज इंपॉर्टेंट अलाइज इन द रीजन।
लेकिन रिसेंटली अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं, एक दूसरे के एसेट्स को अटैक कर रहे हैं इन दैट रीजन। सो देयर वर रॉकेट अटैक्स ऑन यूएस एम्बेसी इन बगदाद, इराक, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये ईरान ने करवाया है, ये जो रॉकेट्स थे ये ईरान ने सप्लाई किए थे। इस रीजन में ईरान, सऊदी अरेबिया, इनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको ये सपोर्ट करते हैं, जो टेररिज्म करते हैं, इनके इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए। सो बेसिकली इट इज अ फाइट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, ये अपनी पावर को बनाए रखना चाहते हैं। सो दीज कंट्रीज दे डू यूज सच टेक्टिक्स. They have some terrorist organizations which are supported by these countries. So this attack on the American embassy, it has come at a volatile time for Iran-American relations, which have collapsed after Mr. Trump took the US out of Iran nuclear deal unilaterally in 2018 and reimposed sanctions on Iran. तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी. Now the next president जो बाइडेन, he has promised कि वो इस डील को दोबारा से रिवाइव करेंगे. तो इस टाइम पे ईरान को भी ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी एक स्ट्रिक्ट पोस्चर लेना पड़े. सो दीज अटैक्स दे थ्रेटन टू पुश बोथ द कंट्रीज इनटू एन ओपन कन्फ्लिक्ट. लेकिन ईरान ऐसी चीजें क्यों कर रहा है? द रीजन इज दैट अमेरिका, दे हैव किल्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ ईरान. ईरान के एक जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको अमेरिका ने मार दिया. इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनको भी अमेरिका ने मार दिया. और इसी का रिप्लाई करते हुए जो प्रो ईरान शिया मिलिशियाज हैं जिनकी हमने बात की, दे आर डूइंग दीज अटैक्स इन इराक नाउ ऑन अमेरिकन एम्बेसी. बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज नो मोर द प्रेसिडेंट. लेकिन ईरान के पॉलिटिशियंस के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि वो भी अपनी पब्लिक को दिखाएं कि वो भी जवाब दे रहे हैं. हाउएवर दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स from exam point of view. What is important is that US-Iran relations, they are at an explosive stage because of Donald Trump and his actions, his policy of putting maximum pressure on Iran. That is the reason कि अमेरिका और ईरान के relations इतने खराब हो चुके हैं. Now Joe Biden, he has already promised that he is going to revive this deal. तो इस टाइम पे ईरान को ऐसे प्रोवोक नहीं होना चाहिए. It should not sleepwalk into the trap of provocation. ये बहुत अच्छी लाइंस यूज की द हिंदू के एडिटोरियल्स ने. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज डूइंग. इट शुड बी पेशेंट और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करके उनको सैंक्शंस हटवाने चाहिए. अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. दैट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ तेहरान. दिस इज द कैपिटल ऑफ ईरान एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया या फिर जिसे हम मिडल ईस्ट भी कहते हैं, दिस इज अ रीजन जहां पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. बहुत ही अनस्टेबल रीजन है और यहाँ की इंस्टेबिलिटी और यहाँ पे जब सिक्योरिटी की कमी होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज पे भी पड़ता है. इनफैक्ट सभी कंट्रीज पे पड़ता है. 9/11 टेररिस्ट अटैक, इट हैपेंड बिकॉज दिस रीजन वाज नॉट स्टेबल. यहीं पे टेररिस्ट ने अपने बेसिस बनाए हुए थे जहां से वो अटैक प्लान किया गया, एक्सिक्यूट किया गया. इनफैक्ट इंडियन एयरप्लेन्स को भी हाईजैक करवा के इसी रीजन में अफगानिस्तान में ले जाया गया था जब तालिबान रूल कर रहा था अफगानिस्तान को. सो इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द होल रीजन दैट यूएस ईरान रिलेशंस इंप्रूव. नेक्स्ट करंट अफेयर भी अमेरिका से ही रिलेटेड है और सैंक्शन से ही रिलेटेड है. सो यहाँ पे अमेरिका ने सैंक्शन किया है टर्की को. द रीजन इज टर्की दे परचेज्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम रशिया. और ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये लगाए गए हैं अंडर द एक्ट नोन एज काटसा और द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं उनको सैंक्शंस लगा के काउंटर करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था. दिस एक्ट इट वाज बेसिकली टू प्रिवेंट कंट्रीज फ्रॉम बाइंग वेपन सिस्टम्स फ्रॉम रशिया. तो काटसा इट इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन कंट्रीज बाइंग वेपन्स फ्रॉम रशिया. अब ये करंट अफेयर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया ने भी इसी सेम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑर्डर कर रखा है रशिया से. दिस इज नोन एज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम. तो इंडिया भी अगर इस डिफेंस सिस्टम को रिसीव कर लेगा तो अमेरिका इंडिया पे भी सैंक्शंस लगा सकता है एज पर दिस एक्ट. बिकॉज ये जो एक्ट पास किया गया है वो तो यही कहता है कि इंडिया पर भी सैंक्शंस लगने चाहिए. लेकिन क्या इंडिया को एग्जाम्पशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वी आर नॉट श्योर एज ऑफ नाउ. तो क्योंकि यूएस और टर्की के रिलेशंस ऑलरेडी ट्रबल्ड हैं और इंडिया अमेरिका रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं वी कंपेयर इट टू द हिस्ट्री ऑफ आवर रिलेशंस, तो ऐसी उम्मीद है इंडिया को कि हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी बिकॉज हमें ये सिस्टम चाहिए अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए. इंडिया ने अक्टूबर 2018 में ये डील साइन की थी रशिया के साथ. इट इज मोर देन $5 बिलियन डील एंड दिस S-400 सिस्टम विच इज नेम्ड एज SA-21 ग्राउलर बाय द NATO.
This is considered as one of the world's most advanced air defense systems that can simultaneously track and neutralize a range of incoming objects spanning aircraft, missiles, unmanned aerial vehicles over very long ranges. तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, यूएवीज दैट इज द ड्रोन व्हीकल्स, इन सबको ट्रैक करके उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और ये सिस्टम अमेरिका और रशिया के बीच में एक कन्फ्रंटेशन का मेजर पॉइंट बन चुका है. दिस हैज बीन डिजाइन्ड बाय अल्माज एंटे सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो and this is a successor to the S300 system and S400 system. It became operational in 2007. रशिया ने इसका इस्तेमाल किया था सीरिया में, जहां पे वो सीरियन गवर्नमेंट की ओर से सिविल वॉर में एंटर हुई थी. और रशिया ने इसका इस्तेमाल क्रीमिया में भी किया था. क्रीमिया इज अ पेनिनसुला विच वॉज पार्ट ऑफ यूक्रेन, लेकिन अब वो रशिया की ऑक्यूपेशन में है. सो वी आर डिस्कसिंग दीज फैक्ट्स बिकॉज ये प्रीलिम्स या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. एज सम ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स एज वेल, सो वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इन दिस वीडियो. सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स अबाउट द S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्योंकि ये काफी करंट डिस्कशन में है. सो ये S400 सिस्टम ये कंप्लीटली मोबाइल है. इट कैन मूव, ये एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहता. And it can track around 300 targets up to 600 kilometers. और इंडिया की डील ऑलरेडी हो चुकी है. And Russia has said that India will start getting the deliveries by 2021 end. और रशिया से ये डिफेंस सिस्टम जो आएगा वो हमारे अपने DRDO द्वारा डेवलप किए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करेगा. DRDO इट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये दोनों सिस्टम्स मिलके एक मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे. और दुनिया में डिफरेंट डिफेंस सिस्टम्स अवेलेबल थे, लेकिन इंडिया ने S400 सिस्टम को क्यों चुना, उसका एक कारण ये था कि इंडिया के अपने इंडिजिनियस सिस्टम्स के साथ ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा. उसके साथ मिलके उसे कॉम्प्लीमेंट करके एक अच्छा डिफेंस नेटवर्क क्रिएट करेगा. दिस वाज टोल्ड टू अस बाय इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स. और अगर हमारी कंट्री के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे इसे लगाया जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट हम जान सकते हैं. So we will be able to see whenever Pakistani Air Force aircrafts they take off. और इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स, उनकी क्वांटिटी बहुत तेजी से गिर रही है और हमें ज़रूरत है कि हम इंपोर्ट करवाएं S400 सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है. And given the present situation when Pakistan and China they are becoming even bigger threats for India's defense, बहुत जरूरी है कि हम ऐसे सिस्टम्स जल्दी से जल्दी अपने देश में लेके आएं. एंड S400 सिस्टम की इंपॉर्टेंस हमें इस बात से भी पता लगती है कि फॉर्मर चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल BS Dhanoa, he has said many a times that this air defense system it is going to be a game changer for Indian Air Force along with the Rafale fighter jets. टर्की के अलावा यूएस ने चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हैं फॉर सिमिलर रीजंस फॉर बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया अंडर द सेम एक्ट काट्सा. और इंडिया S400 के अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस डील्स कर चुका है रशिया के साथ. बट इंडिया कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद टर्की और चाइना बिकॉज यूएस के रिलेशंस टर्की और चाइना दोनों कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. And now because Joe Biden is going to be the president of America, who has always been in favor of very good relations with India, so at this point of time we can expect कि इंडिया को exemption दे दी जाएगी. और इसकी एक और डायमेंशन ये भी है कि इंडिया अमेरिका से भी बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी आर बाइंग P-81 maritime reconnaissance aircraft, the Apache attack helicopters, the Chinook heavy lift helicopters, and then the MQ-9B Predator high altitude long endurance drones. And then we are also having discussions to procure the National Advanced Surface to Air Missile System. So basically यहाँ पे just ये है कि हम अमेरिका से भी बहुत सारी चीजें खरीद रहे हैं. India always tries to balance its relations with different countries. तो अगर हम रशिया के साथ अच्छे relations बनाते हैं तो अमेरिका के साथ भी बनाने की कोशिश करते हैं. इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा जब दुनिया के काफी देश यूएस या फिर यूएसएसआर के ब्लॉक्स में चले गए थे, इंडिया ने तब भी अपने आप को नॉन अलाइंड रखने की कोशिश की. इंडिया ने ये इंश्योर किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हम खुद डिसाइड कर रहे हैं. वी आर नॉट टिल्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका और रशिया टू मच. सो इन दिस केस चाइना या टर्की के साथ इंडिया को कंपेयर इसलिए नहीं किया जा सकता बिकॉज इंडिया के रिलेशंस अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं एंड अमेरिका से भी
इंडिया काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। इसके अलावा इंडिया फ्रांस से, इजराइल से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है, अगेन बिकॉज हमारी अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अच्छी नहीं है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। इसका ये भी मतलब है कि हम अपनी डिफेंस नीड्स के लिए, अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की नीड्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं, और अगर हमारे रिलेशंस इन देशों से खराब हो जाएं तो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए मुश्किल आ सकती है। तो क्या इंडिया को एग्जेम्पशन मिलेगी इन दिस केस अंडर द एक्ट काटसा या नहीं, ये जो बाइडेन का एक और चैलेंज है, एक और क्वेश्चन है उनके सामने जो वो डिसाइड करेंगे। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को बुली नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना चाहता है तो वो किसी भी देश से खरीद सकता है, बिकॉज हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और किसी भी देश को इसमें इंटरफेरेंस या इंडिया को बुली करने की, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दिस वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट $60 billion in the gas infrastructure. This is a very important topic and it is clearly mentioned in the UPSC's economic development syllabus. उसमें infrastructure sector separately काफी specifically mentioned है, and sometimes we ignore such news, but this is important and India is going to invest $60 billion in the gas infrastructure till the year 2024. ये information share की इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, और ऐसी इन्वेस्टमेंट के बाद इंडिया के जो एनर्जी सेक्टर में गैस का शेयर है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टू 15% बाय 2030. Presently, this share is 6%, and investment is going to be made in the gas pipelines, LNG terminals and city gas distribution networks. इंडिया के बहुत कम शहरों में ऐसे नेटवर्क्स हैं अभी, और इनको एक्सपैंड किया जा सकता है। काफी इंडियन सिटीज में गैस पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, बन रहे हैं, and this announcement, it is a signal that government of India is going to focus more on this sector. इंडिया का पहला ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया जून में, and the purpose is to create a market for trading of gas. जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही गैस ट्रेडिंग के लिए जून में पहला इंडिया का नेशनल लेवल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। Why this focus on gas infrastructure? Because it is a clean fuel and India's focus is going to be on clean mobility with the greater use of LNG. इंडिया में 1000 LNG फ्यूल स्टेशंस भी बनाए जाएंगे। अगला इशू जो न्यूज में था वो था इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस। Indian Prime Minister or Bangladesh Prime Minister, they held a virtual summit, so this becomes an important current affair. वैसे ही India and neighborhood relations, this is a very important part of international relations. So what happened in this summit? India और बांग्लादेश ने अपने relations को reboot करने की intention जताई। India and Bangladesh, their relations, they have faced certain challenges in recent months. इस summit में Indian Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक मेजर पिलर कहा। इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, दिस वाज अ पॉलिसी इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इंडिया के सभी नेबर्स को इनवाइट किया था। ये एक मैसेज था दैट नई सरकार जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार जो है, वो इंडिया के नेबरहुड को प्रायोरिटी देगी। दैट इज व्हाई दिस पॉलिसी इज नोन एज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हालांकि ये बहुत अच्छी नहीं रह पाई, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस अपने नेबरहुड में काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, बी इट विद नेपाल, बी इट विद मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में भी कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन अब इन रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। और इस वर्चुअल समिट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश मिस शेख हसीना, शी ऑल्सो इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी टू बांग्लादेश इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। अब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर में इंडिया के सपोर्ट की वजह से ही बांग्लादेश आजाद हो पाया था। इससे पहले बांग्लादेश वाज ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ के बंगाली पॉपुलेशन, उनके कल्चर को सप्रेस करने की वजह से यहाँ से एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जो एक वॉर में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस वाज इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, या कहें बांग्लादेश's लिबरेशन वॉर। So this is an opportunity that India and Bangladesh, they revive their bonhomie and they address the issues adversely affecting the partnership. ये क्या issues हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को खराब कर रहे हैं? इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ बांग्लादेशीज इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा बीएसएफ का मानना है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे इलीगल माइग्रेशन होती है, कैटल स्मगलिंग होती है, और इसके चलते स्मगलिंग को रोकने के लिए और इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए इंडियन सोल्जर्स, बीएसएफ, वो कई बार फायरिंग कर देते हैं एंड कुछ बांग्लादेशीज की डेथ हो जाती है।
देन देयर इज अ तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। तीस्ता एक रिवर है जो इंडिया के सिक्किम और वेस्ट बंगाल स्टेट से होती हुई बांग्लादेश में जाती है। तो इस रिवर के पानी की शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है। बांग्लादेश को कितना पानी मिलना चाहिए, इंडिया को कितना मिलना चाहिए, इसको लेके कुछ डिस्प्यूट हैं और उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। काफी सालों से इसकी कोशिश की जा रही है एंड दिस बिकम्स अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट समटाइम्स। सो इफ यू कैन सी दिस इज द तीस्ता रिवर है, यहाँ पे तीस्ता रिवर मेंशन्ड है एंड ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है एंड सिक्किम से होते हुए इट गोज थ्रू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू बांग्लादेश एंड वहां से ये जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो कितना पानी कौन सी इंडियन स्टेट के पास रहेगा और कितना पानी बांग्लादेश को चाहिए, इसके ऊपर एक डिस्प्यूट है जिसके बारे में हम फैसला नहीं ले पा रहे। इस रिवर के पानी की शेयरिंग को लेके कुछ एडहॉक अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन लास्ट कोशिश 2011 में की गई जिसमें एक इंटरिम डील साइन की गई फॉर 15 ईयर पीरियड कि इस 15 सालों में आफ्टर 2011 कितना पानी इंडिया को मिलेगा और कितना बांग्लादेश को मिलेगा। लेकिन इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम दे वर अपोज टू दिस इंटरिम डील, सो उस डील को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अभी तक यही इशू है कि इंडियन स्टेट्स को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट एबल टू एग्री विद इंडियन गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट्स शेयरिंग ऑफ वाटर्स। कुछ रीसेंट इश्यूज इमर्ज हुए लाइक द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब इसमें इंडियन पॉलिटिक्स में ये कहा गया कि ये जो सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं ये बांग्लादेशीज हैं। हालांकि इंडिया जब बांग्लादेश के साथ बात करता है उसमें ऐसी बात नहीं कहता एंड इंडिया never tells Bangladeshi government that we are going to push back these illegal migrants into your country। और ना ही बांग्लादेश इन सो कॉल्ड इलीगल माइग्रेंट्स को अपना सिटीजन मानता है। तो इन लोगों के साथ होगा क्या आफ्टर एनआरसी एंड आफ्टर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर दीज एक्ट्स इलीगल मान लेगी, उनके साथ क्या किया जाएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन इंडियन पॉलिटिशियंस अपनी स्पीचेस में ये कहते हैं कि ये बांग्लादेशी लोग हैं जो इंडिया में आ चुके हैं एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस इशू को अननेसेसरी कहा कि इन इश्यूज को उठाने का कोई मतलब नहीं था और बांग्लादेश के लोगों के बीच में एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट किया है इन इश्यूज ने इंडिया के बारे में। हालांकि बांग्लादेशीज दे ऑब्वियसली रिस्पेक्ट इंडिया एंड इंडियाज एफर्ट्स फॉर द लिबरेशन वॉर एंड दीज इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया के गुडविल इन कंट्रीज में खराब हो रही है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Then another problem that India is having is China's deep inroads into Bangladesh। चाइना बहुत पावरफुल कंट्री हो चुका है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत पैसा है उनके पास, इट इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया के सभी साउथ एशियन नेबर्स में चाइना इनरूट्स बना रहा है। दैट मीन्स चाइना उन कंट्रीज में भी अपनी इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है जहां पे अभी तक उसकी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थी एंड अभी तक यहाँ का जो लीडर था वो इंडिया को माना जाता था। सो द साउथ एशियन रीजन दैट इज कंसिडर्ड एज इंडियाज बैकग्राउंड, लेकिन इस बैकग्राउंड में अब चाइना आ चुका है and with its vast economic power it is trying to reduce India's influence by providing funding to these countries for infrastructure, for expanding economic cooperation with these countries, and it is very important for India to have good relations with these countries। That is why India afford नहीं कर सकता कि यहाँ के जो citizens हैं उनकी नजरों में इंडिया की इमेज खराब हो, बिकॉज चाइना के पास हार्ड पावर है, उसके पास पैसा है, डिफेंस इक्विपमेंट है, पावर है। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है। इंडिया की जो कल्चरल इमेज है, इंडिया की गुडविल है, वो इन कंट्रीज में बहुत अच्छी है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी गुडविल खराब ना करें, बिकॉज इन डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन। And now in South Asia, Bangladesh is becoming a very important country। Recently, बांग्लादेश ने, जो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है साउथ एशिया में, उसने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से ग्रो किया है। एंड सोशल वेलफेयर के मामले में अगर बात करें तो बांग्लादेश ने अपने सोशल इंडिकेटर्स को लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ओपन डेफिकेशन, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। और इन सम एस्पेक्ट्स इंडिया को भी बांग्लादेश से लेसन्स लेने चाहिए, ऐसा ऑफन हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। अगला इशू है आर्ग्यूएबली सबसे जरूरी डेमोक्रेटिक राइट से रिलेटेड, विच इज द राइट टू वोट। तो एनआरआईज को भी वोटिंग राइट की प्रोविजन देने का प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्ट्री के सामने रखा। तो ये क्या प्रपोजल है, कैसे एनआरआईज भी वोट कर पाएंगे इन फ्यूचर अगर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है? क्या ऑलरेडी सिस्टम्स हैं जिससे वो लोग जो इंडिया से बाहर हैं या अपनी स्टेट से बाहर हैं वो वोट कर पा रहे हैं? दिस इज अ बिट टेक्निकल इशू, so you should be paying attention while we discuss this issue। This was in news when on November 27th Election Commission of India ने Law Ministry के सामने एक proposal रखा
that India's overseas and non-resident Indians who are eligible to vote for the assembly elections, they should be given this right for the elections in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal in 2021. इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 2021 में इलेक्शंस होने थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल रखा कि हम इंडिया के सिटीजन्स को, जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं या फिर जो एनआरआईज हैं, उनको राइट टू वोट दें थ्रू पोस्टल बैलेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे राइट को देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, इनमें चेंजेस लाए जाएं. ये पोस्टल बैलेट्स एनआरआईज को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किए जाएंगे थ्रू मेल, लेकिन वोट्स कास्ट करने के लिए एनआरआईज अपने पोस्टल बैलेट्स को पोस्ट के जरिए वापस भेजेंगे व्हाइल चूजिंग द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. ऐसी ही सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर द पीपल हु आर नोन एज सर्विस वोटर्स, द पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और पीपल हु आर मेंबर ऑफ अ फोर्स टू विच प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 आर एप्लीकेबल, और दोज पीपल who are member of armed police force of a state and they are serving outside the state, or a person who is employed under government of India in a post that is outside India. तो ये सभी लोगों के लिए ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और लॉ मिनिस्ट्री के सामने प्रपोजल अब ये है कि इसको एक्सटेंड करके एनआरआईज ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल कर दिया जाए. 2010 से पहले एनआरआईज का नाम इलेक्टोरल रोल्स यानी जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट में से डिलीट कर दिया जाता था अगर एनआरआई इंडिया से बाहर रहे 6 महीने के लिए. लेकिन 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड किया गया और एनआरआईज को वोटिंग करने के लिए एनेबल कर दिया गया इवन व्हेन दे हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर 6 मंथ्स. तो 2010 से पहले एनआरआईज वोट नहीं कर सकते थे अगर वो 6 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर रहे. 2010 के बाद वो वोट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक थी कि उन्हें इन पर्सन अवेलेबल रहना था पोलिंग स्टेशन पे जहां पे भी वो इलेक्टर हैं. सो दैट मींस एनआरआई को वोटिंग डे पे वापस आना पड़ेगा, और अभी तक ये सिस्टम एप्लीकेबल था. एंड इन द केस ऑफ दीज ओवरसीज वोटर्स, उनका एड्रेस जो पासपोर्ट पे मेंशन था उसी को ही उनका प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस माना जाता था और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट कर सकते थे. सो 2010 में ये चेंजेस लाए गए. 2014 में 11,850 के करीब ओवरसीज वोटर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन ये नंबर बढ़कर 2019 में 1 लाख के करीब चला गया. लेकिन 90% ऑफ दीज रजिस्टर्ड ओवरसीज वोटर्स दे वर फ्रॉम अ सिंगल स्टेट दैट इज केरला. लेकिन अभी तक प्रोविजन ये है कि इनको इंडिया में आके वोट करना है. तो इन रजिस्टर्ड वोटर्स में से ज्यादातर लोग इंडिया में आके वोट नहीं कर पाते. लेकिन डेमोक्रेसीज दे ट्राई टू इंश्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी वोटिंग का अधिकार का इस्तेमाल कर पाएं सो दैट इट रिमेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. चाहे इंडिया के सिटीजन्स जॉब करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए या किसी भी और रीजन के लिए इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, दे शुड हैव देयर राइट टू वोट. सो सम डेमोक्रेसीज दे ऑलरेडी अलाउ एब्सेंटी वोटिंग. एब्सेंटी वोटिंग इट मींस दैट आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो आप किसी और को अपनी वोट डालने का अधिकार दे सकते हो. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था. सो इसीलिए जो एलिजिबल वोटर्स थे, जो रजिस्टर्ड भी थे, वो डिस्करेज होते थे अपनी वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए. तो इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 के विंटर सेशन में एक बिल लाया टू अमेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. और इस बिल ने प्रपोज किया कि सेक्शन 20A को रिमूव कर दिया जाएगा. अंडर दिस सेक्शन ओनली इट वाज रिक्वायर्ड for these registered voters to be physically present to vote in their constituencies. और इस बिल ने प्रपोज किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करके एक प्रॉक्सी की प्रोविजन कर दी जाएगी. ये ओवरसीज वोटर्स अपनी एक प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे जो जाके फिजिकली इन लोगों के लिए वोट डाल के आएगा. लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया. एंड बिफोर दिस बिल कुड बी टेकन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 16th लोकसभा जो हमारी थी वो डिसॉल्व हो गई एंड इस बिल का कुछ भी हो नहीं पाया. तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है दैट जैसे सर्विस वोटर्स को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है थ्रू पोस्टल बैलेट्स, एंड अंडर दिस सिस्टम, दिस इज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS, वैसे ही सभी एनआरआईज को, ओवरसीज सिटीजन्स को पोस्टल बैलेट्स का अधिकार दिया जाए. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और ये कैसे फंक्शन करता है. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को 2016 में अमेंड किया गया एंड इसने सर्विस वोटर्स को ये राइट दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए अपनी वोटिंग कर सकें. इसमें सर्विस वोटर्स अपने पोस्टल बैलेट्स को इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करते हैं और इन पोस्टल बैलेट्स को डाउनलोड करके
अपनी वोट रजिस्टर करके उसको बाय पोस्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देते हैं। इस पोस्ट के साथ ही वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भेजते हैं विच इज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन अपॉइंटेड सीनियर ऑफिसर हु विल अटेस्ट इट। तो अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर है तो उस आर्म्ड फोर्सेस में एक सीनियर ऑफिसर की प्रेजेंस में वोटर अपनी डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करेंगे और फिर इस पोस्ट को भेजेंगे। दिस पोस्टल बैलेट इट मस्ट रीच द रिटर्निंग ऑफिसर बाय 8 AM ऑन द डे ऑफ काउंटिंग ऑफ रिजल्ट्स। और इसी सिस्टम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहती है कि सभी ओवरसीज वोटर्स को भी प्रोवाइड करवा दिया जाए। एंड फॉर दिस टू कमेंस लॉ मिनिस्ट्री विल हैव टू अमेंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। सो अभी तक हमने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स डिस्कस किए हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये दो कीवर्ड्स हैं जो बार बार आ रहे हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट हैज नॉट स्पेसिफाइड कि वोटर को अपना पोस्टल बैलेट ऑर्डिनरी पोस्ट से रिटर्निंग ऑफिसर को भेजना है या फिर इंडिया के किसी एम्बेसी या काउंसलेट में ड्रॉप करना है, जो आगे इन पोस्टल बैलेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेज देंगे। सो काफी हद तक ये क्लियर है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम काम करता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उन लोगों को वोटिंग का अधिकार देने का जो किसी रीजन से भी ट्रेवल कर रहे हैं, बट दीज आर इंडियन सिटीजंस इटसेल्फ, सो दे हैव अ राइट टू वोट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर पोस्टल बैलेट्स दे आर वायबल और नॉट। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जब ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था फॉर सर्विस वोटर्स, तो ज्यादा सर्विस वोटर्स ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। एंड व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इंडिया इज ग्रोइंग, इंडियाज middle class is growing, they are going to go out for education, jobs and many other purposes. So in this increased mobility of citizens across countries, postal ballot has to be used and ये एक internationally recognized तरीका है endorsed by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance as a means to allow overseas voters to exercise their right subject to certain conditions। और recently American presidential elections में भी ऐसे ही postal ballots का इस्तेमाल किया गया था just to follow the COVID-19 social distancing norms. So why not use for all those people who are traveling outside? जितने ज्यादा इंडियंस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जितना आसान बनाया जाएगा कि इंडियन सिटीजन्स जाके वोट कर पाएं, उतना बेटर होगा, उतनी रिप्रेजेंटेटिव हमारी डेमोक्रेसी होगी, उतने अच्छे कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन किया जाए और कुछ भी फ्रॉडलेंट ना हो पाए इस सिस्टम में। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू द पोस्टल बैलेट्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ दिस सिस्टम to the NRIs, to the overseas Indians. Next is a very sensitive issue related to reservation. So we are just giving plain facts of this issue and we are not giving any personal opinions on this issue. तो ये issue start हुआ IITs में faculty को लेके। IITs they are the premier institutes of India और यहाँ पे faculty की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है and the reason for this is related to reservation as well. So let us see what is the issue. इंडिया में अभी 23 IITs हैं और क्योंकि यहाँ पे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो स्टूडेंट टीचर रेशो जो है वो बहुत खराब हो चुका है एंड सिंस दिस रेशो ऑफ स्टूडेंट्स टू टीचर्स इट हैज कम अंडर स्ट्रेन एंड देयर इज अ हाई बार फॉर एंट्री ऑफ टीचर्स। IITs में फैकल्टी बनना एक बहुत मुश्किल चीज है एंड इट इज हैविंग अ वेरी हाई बार, अ वेरी हाई स्टैंडर्ड स्टार्टिंग विद अ डॉक्टरल डिग्री। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं तो जो पूल है एलिजिबल एस्पिरेंट्स का, एलिजिबल कैंडिडेट्स का रिजर्व्ड कैटेगरीज से वो बहुत कम हो जाता है एंड दैट इज व्हाई इन दीज रिजर्व्ड कैटेगरीज, इन दीज रिजर्व्ड सीट्स फॉर द फैकल्टी, IITs आर नॉट एबल टू फाइंड गुड टीचर्स because very few people they complete their education, they complete their graduation and IITs के लिए तो आपको डॉक्टरल डिग्री चाहिए और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन कैटेगरीज में देखा जाता है कि काफ़ी बच्चे ग्रेजुएशन से पहले या ग्रेजुएशन करने के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, दे डू नॉट गो फॉर हायर स्टडीज। बट IITs में फैकल्टी सीट्स आर रिजर्व्ड और इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं एंड एज अ रिजल्ट टीचर्स ही नहीं होते IITs के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई। दिस कमेटी वॉज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली मिस्टर वी राम गोपाल राव। इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उससे पहले यू नीड टू नो कि जो स्टूडेंट एडमिशंस हैं या फिर टीचर्स अपॉइंटमेंट्स हैं दे आर कवर्ड बाय सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशंस एक्ट 2006 और जो टीचर्स के लिए रिजर्वेशन है दैट इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर एक्ट 2019। और ये बेनिफिशरीज जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाते हैं दे आर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। सो क्या सॉल्यूशंस दिए इस मिनिस्ट्री कमेटी ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री की इस कमेटी ने? एक ऑप्शन दिया
that the government they can sidestep the faculty reservation. अब क्योंकि रिजर्व सीट्स के लिए हमें इतने टीचर्स नहीं मिल पा रहे बिकॉज उन सीट्स में आने के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, सो व्हाई नॉट गिव एग्जाम्पशन फॉर अ फ्यू ईयर्स ताकि हमें एटलीस्ट टीचर्स मिल पाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों. ऐसा एक ऑप्शन दिया इस कमेटी ने. सो द गवर्नमेंट दे कैन साइड स्टेप द फैकल्टी रिजर्वेशन बाय इंक्लूडिंग IITs इन द शेड्यूल टू द 2019 लॉ. हमने इस लॉ की बात की, इसमें एक शेड्यूल है जिसमें अगर डाल दिया जाए तो उस पर्टिकुलर फैकल्टी सीट के लिए एग्जाम्पशन दी जा सकती है, और ऐसा और भी इंस्टीट्यूशंस के लिए किया जा चुका है. सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है एज पर दिस कमेटी? डी रिजर्वेशन ऑफ पोजीशंस इफ नो सुटेबल कैंडिडेट्स आर फाउंड इन द ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट. तो जिस साल रिक्रूटमेंट हो रही है अगर तो रिजर्व कैटेगरी से टीचर्स मिल जाएं, दैट इज वेल एंड गुड. अगर नहीं मिले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन सीट्स को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए. उन सीट्स को ऐसे केस में जब हमें कैटेगरी से टीचर्स नहीं मिल पा रहे उसको डी रिजर्व कर दिया जाए ताकि सभी फैकल्टी सीट्स भरी जा सकें. लेकिन इन रिकमेंडेशंस के खिलाफ एक रिएक्शन आया ऑब्वियसली फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरीज, एंड द रिकमेंडेशन इट हैज इवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बिकॉज अगर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सफिशिएंट कैंडिडेट्स ना मिलने पर हर एक चीज को डी रिजर्व कर दिया जाए, दैट विल नेगेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इटसेल्फ. तो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया जाना है ताकि SCs, STs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, OBCs और भी बहुत सारे पिछड़े वर्ग हैं लाइक वुमेन, ट्रांसजेंडर्स, अगर ऐसे एग्जेम्पशंस देनी स्टार्ट कर दी जाएं तो इन सेक्शंस को मेन स्ट्रीम में कभी नहीं लाया जा पाएगा. Now this was the opinion of those people who were against these recommendations of this committee. So the next question is, why is it difficult to find candidates in the reserved categories? इस चीज को हम क्विकली समझते हैं. IITs ये institutions हैं national importance के, and they are set up under a special law to contribute to national and even global development which they are doing, and there is a need of pursuing high quality teaching and research in these institutions of national importance. इसलिए यहाँ पे जो टीचर्स होंगे उनके क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल PhD डिग्री, there should be a superior academic record and high research accomplishments for teaching. And finding candidates which suit these qualities, it is a difficult task. Then the second aspect is that recently IITs में बहुत सारे students enroll हो रहे हैं. Number of students that is increasing. And as compared to that, teachers are not coming in with the requisite qualifications, और इससे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो खराब हो रहा है, एंड इट हैज गॉन बिलो द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज रिकमेंडेड रेशियो ऑफ 10:1. तो हर 10 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना जरूरी है IITs में. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 6:1 एंड राइट नाउ इट हैज गॉन बिलो 10:1. नाउ इट इज 12:1. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट enough candidates belonging to the reserved categories, they are not going into research in engineering and technology. और जो बहुत थोड़े लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से रिसर्च करने जाते हैं इस फील्ड में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, उनमें से और भी कम लोग टीचिंग को एज अ करियर चुनना चाहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट जो पूल है एस्पिरेंट्स का वो बहुत कम हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस कमेटी ने, दैट वाज हेडेड बाय मिस्टर राम गोपाल राव, इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी that there should be a 2-year research assistantship for the candidates of reserved sections, and these people who are going to go into this 2-year research assistantship, इनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो आगे जाके PhD कर सकें, एंड ऐसी PhD स्टडीज करें that meet the rigorous standards of the IITs. Now the government did not release this report. इस कमेटी की जो recommendations हैं ये RTI से निकाली गई हैं, and this report is under examination by the government. लेकिन क्योंकि ये information अब बाहर आ चुकी है, so people are having a problem कि अगर ये recommendations को implement कर दिया जाएगा तो reserved categories के लिए इसका बुरा असर हो सकता है. Now there has been a debate in India and many other countries जहां पे affirmative action, positive discrimination implement की जाती है कि क्या इसका नेगेटिव असर होता है मेरिट पे. एंड ऑन द अदर हैंड, बिकॉज दीज सेक्शंस दे हैव लैग्ड बिहाइंड, ऐसा डाटा बताता है दैट चाहे हम बात करें एजुकेशन की, हेल्थ स्टैंडर्ड्स की, कितने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, कितने स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरी से हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कोई भी मेट्रिक हम उठा लें उसमें हमें पता चलता है दैट देयर आर सर्टेन सेक्शंस इन इंडियन सोसाइटी विच हैव लैग्ड बिहाइंड. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है कि उन लोगों को बाकी सेक्शंस के साथ बराबरी पे लेके आया जाए. नाउ रिसेंटली सम स्टेट्स दे हैव स्टार्टेड गिविंग रिजर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. वुमेन, ट्रांसजेंडर्स,
they have lagged behind very clearly. We can see in politics, in businesses, in administration, everywhere we have less women than men. So it becomes very logical कि positive discrimination की जाए और sufficient women को इन सभी fields में लाया जाए. वैसे ही अगर हम डाटा के बेसिस पे चलें and we are not passionate about our castes and we go only by data, then it is very logical कि जो लोग जो सेक्शन सोसाइटी में पीछे रह जाएंगे उनको किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट तो करना पड़ेगा. बट नाउ वी फेस सच चैलेंजेस एज वेल जिसमें आईआईटीज के अंदर टीचर्स ही नहीं है बिकॉज वी वांट रिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड सफिशिएंट पूल ऑफ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी नहीं मिल पा रहे. सो देयर हैज टू बी सम बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इशू, न्यू कोविड वेरिएंट. कोविड वायरस ने म्यूटेट कर लिया, कोरोना वायरस ने म्यूटेट कर लिया. कोरोना वायरस में कुछ चेंजेस आए विच इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना एंड एक नया वेरिएंट कोरोना वायरस का हमने डिटेक्ट किया एंड दिस वाज फाउंड इन यूके. यूके में कुछ केसेस एक नए वेरिएंट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस के डिटेक्ट किए गए एंड एज अ रिजल्ट वहां पे दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी. रीजन क्या था दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लगाने का? द रीजन वॉज दैट ये नया वेरिएंट जो था ये बहुत तेजी से स्प्रेड होता है. ऑलरेडी नोवेल कोरोना वायरस इट इज हैविंग अ फीचर दैट इट स्प्रेड्स वेरी क्विकली, वेरी इजीली, और ये जो नया वेरिएंट है ये और भी तेजी से स्प्रेड होता है. इसके क्या और फीचर्स हैं, क्या ये डेडली हो गया, ये सब चीजें हमें समझनी है. दिस न्यू वेरिएंट दिस इज कॉल्ड VUI 202012/01 and this variant itself it has made 23 mutations at all. एंड इनमें से एक म्यूटेशन है N501Y जिसका फीचर है कि बहुत तेजी से स्प्रेड होता है एंड इट हैज बिकम मोर ट्रांसमिसिबल. तो क्योंकि ये वेरिएंट तेजी से स्प्रेड होता है इट स्टार्टेड ग्रोइंग इन फ्रीक्वेंसी इन यूके एंड एज अ रिजल्ट यूके में लॉकडाउन लगाना पड़ा. सो व्हेन दिस न्यू वेरिएंट वाज फाउंड तो ऐसे भी डर थे कि शायद ये ज्यादा डेडली ना हो, ज्यादा डेथ्स ना कॉज करे, बट देयर इज नो सच एविडेंस. इंडिया में भी इस वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं but there is no evidence as yet that it can cause any more damage than the older variants. Now different pharmaceutical companies around the world they were making new vaccines और ये वैक्सीन्स ये नए वेरिएंट के ऊपर काम करेंगी या नहीं करेंगी इसका भी एक डर था. बट द वैक्सीन्स दे आर इक्वली इफेक्टिव ऑन द न्यू वेरिएंट्स एज वेल. सो यहाँ पे भी कोई डरने की बात नहीं है एंड दिस स्ट्रेन इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड and in India as well. But there is a lesson here for us that because these viruses they keep changing, the best way to prevent the transmissibility of these viruses is to adhere to the non-pharmaceutical interventions, that is wearing a mask, washing hands, maintaining distance with each other and from the crowd. यहाँ पे एक scientific aspect ये है that why do viruses mutate? क्यों change हो जाते हैं viruses over time? It is a very natural phenomena and ऐसा expected ही था. वायरस में चेंज आना वायरस के लाइफ साइकिल का ही पार्ट है. एंड हाउ डज दिस हैपन? वंस द वायरस इट लैचेस ऑन टू द होस्ट सेल इट बिगिंस टू रेप्लिकेट, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन देयर आर सम एरर्स. एकदम एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती हैं वायरस की, देयर आर सम चेंजेस एंड क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं while the immune system of the infected person it is fighting the virus, then there are some mutations. So during the process of virus replication, random errors arise. One or two protein molecules change, possibly induced by the immune response mounted within the infected people. And these changes in the genomic structure of the virus are considered as mutations. और कुछ म्यूटेशंस डेंजरस भी हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल हो सकता था कि एक ऐसी म्यूटेशन हो जाती जो ज़्यादा लीथल बना देती, जो मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज कर देती, या फिर जो ऑलरेडी बन चुकी वैक्सीन्स से कंट्रोल ना हो पाती. थैंकफुली जो अभी म्यूटेशन हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट इसका स्प्रेड तेजी से हो सकता है. सो दिस वॉज द वायरस म्यूटेशन इशू. दिस वॉज ऑल्सो इन करंट. नेक्स्ट वॉज हाई कोर्ट्स जुडिशियल ओवररीच अंडर आर्टिकल 356. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे करना पड़ा एंड सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द ऑर्डर दैट वाज पास्ड बाय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट. क्या रीजन था उसका? वी विल अंडरस्टैंड दिस इशू इन अ वेरी गुड मैनर. सो व्हाट हैपेंड हियर वाज दैट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी कि क्या आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है.
there is YES जगन मोहन रेड्डी लेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साथ थोड़ा सा टसल होना स्टार्ट हो गया. दे वर हैविंग सम डिफरेंसेस ऑन सर्टेन इश्यूज, और हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में. सो व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट, that becomes a ground for imposition of emergency or the president's rule under article 356. so high court ने suo motu notice ले लिया, अपने आप नोटिस लिया, और स्टेट के वकील को समन किया गया, and the state council, he was asked to assist in deciding whether there are circumstances prevailing in the state of Andhra Pradesh which can be considered as a case of constitutional breakdown or not. और ये एक क्लियर केस था जुडिशियल ओवररीच का. जुडिशियल ओवररीच का मतलब है वो चीजें करनी जो जुडिशरी के पावर में भी नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई भी पावर जुडिशरी को नहीं दी कि वो डिसाइड करें कि क्या किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है या नहीं हुआ, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. So this was a clear case of doing those things and using those powers which you don't even have. And the question of constitutional breakdown or failure of constitution machinery is dealt under the article 356. There are different articles in the Constitution of India like 356, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. Then there is another article, article 352 for the imposition of national emergency. एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी आर्टिकल है, आर्टिकल 360. सो आर्टिकल 352 दैट इज इम्पोज्ड व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन की वजह से अगर कोई थ्रेट हो इंडिया की सिक्योरिटी को, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंडर. एंड जब स्टेट के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए तो आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है. एंड दिस आर्टिकल इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल. और आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना एग्जीक्यूटिव की पावर है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड जुडिशरी के पास ऐसी पावर नहीं है. तो जुडिशरी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती. एवरीथिंग इज रन इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट. एंड दिस आर्टिकल इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज सिंस इंडिपेंडेंस इस आर्टिकल का बहुत मिसयूज किया गया. आने वाले कुछ पॉइंट्स में हम ये भी देखेंगे कैसे डिफरेंट सरकारों ने अक्रॉस पार्टी लाइंस इस आर्टिकल को बहुत मिसयूज किया फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस. कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन ना भी हुआ हो, वहां पे भी इस आर्टिकल का मिसयूज करके सरकारें गिराई गई, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स दी. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है SR बोम्बई केस. So you can understand this case in detail in this video on our channel. SR बोम्बई केस, प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356. इस आर्टिकल के रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी. अभी हम सिर्फ इतना जान लें कि SR बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ओनली इफ दीज कंडीशंस प्रिवेल तभी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. तो जब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ही ये ऑर्डर दे दिया कि हम ये देखना चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवा के कि क्या आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज है. और जैसा कि हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में जुडिशरी और वहां की सरकार के बीच में एक टसल स्टार्ट हो चुका है. अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख के ये बात डिस्कस की उनके साथ, एंड ही कंप्लेन्ड अबाउट द hostile attitude of the High Court against him and his government. और रिसेंटली हाई कोर्ट ने भी एक CBI प्रोब ऑर्डर किया जिसमें हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है अगेंस्ट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को जब ये लेटर गया चीफ मिनिस्टर का, तो उन्होंने एक इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी. सो दिस वाज अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच. दैट वाज द फर्स्ट कीवर्ड दैट वी हैव हर्ड टुडे. सेकंड इज जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म जब जुडिशरी एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करती है. Now this can be good. ऐसा नहीं है हमेशा जुडिशियल एक्टिविज्म बुरा रहेगा, बट एक्टिविस्ट जुडिशरी इज नॉट अ गुड थिंग. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एक्टिविस्ट जुडिशरी. आपको शायद याद होगा कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दे दिया था कि इंडिया के सभी हाईवे से शराब के जो शॉप्स हैं वो बंद कर दिए जाएं. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लगा कि अगर हाईवे से शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे. नंबर वन, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं था. No research backed this opinion of Supreme Court, and secondly, Supreme Court के पास ऐसा करने की पावर ही नहीं थी. स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी है कि वो अपने नेशनल हाईवेज पे कहाँ पे किस तरीके से लीकर शॉप्स खुलवाना चाहें और वहां से कितना टैक्स उन्हें इकट्ठा करना है. तो स्टेट के फाइनेंसेस को भी थ्रेटन कर दिया ऐसे ऑर्डर ने.
That was also an example of this case where judiciary was acting as activist judiciary. So अपनी पावर से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जब फैसला लेंगे उसे हम कहेंगे एक्टिविस्ट जुडिशरी, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड नॉट फॉर द जुडिशरी इटसेल्फ, बिकॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को कोई भी ये नहीं बता सकता कि कैसे सरकार चलाई जाएगी until unless they are within the limits of the constitution and the laws. So this was an example where Andhra Pradesh High Court crossed the line. Now problem इस ऑर्डर में नहीं है, प्रॉब्लम है आर्टिकल 356 में. आर्टिकल 356 किसी भी लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है. उसका रीजन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़े हद तक they are derived from the Government of India Act 1935. ये ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया था और हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने काफी फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ जुडिशियल ओवररीच ऑन दिस इशू एज वेल. आर्टिकल 356 में भी जुडिशियल ओवररीच हो चुका है. 1997 में पटना हाई कोर्ट ने राबड़ी देवी की गवर्नमेंट से नाराज होते हुए डिक्लेयर कर दिया था कि ऑब्जर्व किया था कि हाई कोर्ट भी प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन कर सकता है दैट देयर हैज बीन अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट. ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये एक रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई. अब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनको ऐसा लगा था कि ये प्रोविजन आर्टिकल 356 एक डेड लेटर रहेगा, कभी भी यूज नहीं किया जाएगा या बहुत रेयरली यूज किया जाएगा. बट दिस हैज बीन यूज्ड मोर देन 125 टाइम्स टिल नाउ. तो एक अनडेमोक्रेटिक प्रोविजन जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, उसकी मिसयूज बहुत ज्यादा होने लग गई. एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस उसके रीजंस पॉलिटिकल थे. कोई भी ब्रेकडाउन जेन्युइनली नहीं होता था. लेकिन इसकी स्टार्टिंग हुई 1951 में अंडर जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट. सो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और पहली स्टेट जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया गया दैट वाज पंजाब. एंड पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस टाइम पे थे गोपी चंद भार्गव. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अर्स्टवाइल पंजाब. 1966 से पहले जो भी पंजाब के हिस्से थे इंक्लूडिंग द हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ हिमाचल एंड हरियाणा, उस स्टेट के ऊपर पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अंडर द आर्टिकल 356. देन 1959 में केरला सरकार अंडर EMS नबूद्रीपाद, इनकी मेजॉरिटी सरकार को, इनके पास मेजॉरिटी थी फिर भी इनकी सरकार को गिरा दिया गया अंडर आर्टिकल 356. इंदिरा गांधी शी यूज दिस प्रोविजन फॉर एज मेनी एज 27 टाइम्स. तो उन्होंने क्या बहाना बनाया हर बार कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्लियर मैंडेट नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, सपोर्ट की कमी आ गई है. हालांकि MLA पूरे थे सरकार के पास, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा तो उन्होंने बार बार 27 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया. सो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर्स की भी सरकार गिरा दी. एंड देन आफ्टर इंदिरा गांधी जनता पार्टी केम टू पावर, उन्होंने भी ऐसा ही किया. उन्होंने 9 कांग्रेस मेजॉरिटी सरकारें गिरा दी ऑन अ सिंगल डे. एंड इंदिरा गांधी शी डिड द सेम व्हेन शी केम बैक टू पावर एंड दिस इज हैपनिंग टिल डे. Narendra Modi government, they also invoked Article 356 in Arunachal Pradesh on Republic Day itself. जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन इस आर्टिकल का मिसयूज कर दिया गया 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार को गिराने के लिए. So you can see every single party has misused this dead letter, or we can say an article that was supposed to be a dead letter in a healthy democracy. और जिस चीज के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल होना था कई बार उस चीज के लिए नहीं हुआ. So the most notable case of non-use of Article 356 जब ये होना चाहिए था, it was the PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को उस टाइम पे आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना चाहिए था जब बाबरी मस्जिद गिराई जाने वाली थी. बिकॉज द कंडीशंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, उनमें से कुछ कंडीशंस क्या हैं? सेफ गार्डिंग द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. और सरकार को ये क्लियरली पता था कि माइनॉरिटीज वर अंडर थ्रेट और बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद दंगे हुए जिसमें काफी लोग मारे गए. अगर उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगा देती और कंट्रोल अपने हाथ में लेती तो शायद जाने ना जाती. सो इन दिस इशू वी हैव seen two major topics. So one is Article 356 और उसका misuse, and second is judicial overreach. कैसे जुडिशरी अपनी पावर्स ना होते हुए भी कई बार कुछ ऑर्डर्स दे देती है.
नेक्स्ट हम चलते हैं नेपाल। नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। नेपाल में बड़ी मुश्किल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी, मोनार्की से डेमोक्रेसी आई थी और इस प्रोसेस में बीच में बहुत वायलेंस हुई। कम्युनिस्ट पार्टीज, मोनार्की के लॉयलिस्ट लोग और डेमोक्रेसी चाहने वाले डिफरेंट सेक्शंस के बीच में एक काइंड ऑफ वी कैन से सिविल वॉर होती रही, वायलेंस होती रही, स्ट्रगल होती रही। फाइनली नेपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाया, लेकिन दोबारा से नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी सरकार में भी इंस्टेबिलिटी आ गई है। एंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने रेकमेंड किया है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए एंड नेपाल की प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। एंड दिस हैज पुश्ड द यंग डेमोक्रेसी इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। और बड़ी मुश्किल से डिफरेंट पार्टीज एक साथ आई थी और मेजॉरिटी की सरकार बनी थी। अब मिस्टर ओली, जिनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है विद नियर 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, उन्होंने ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया है कि अपनी ही सरकार को उन्होंने गिरा दिया। क्या रीजन था? रीजन था एक ऑर्डिनेंस जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की सरकार ने लेके आया, एंड दिस वाज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट। इस एक्ट को अमेंड करके नेपाल के प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनके चेक्स एंड बैलेंसेस जो उनके ऊपर कंट्रोल हैं उनको कम किया जाए और वो अपनी पावर यानी प्राइम मिनिस्टर की पावर को बढ़ाना चाहते थे in making crucial appointments in Nepal. Now, because he has dissolved the government and elections which were supposed to be held in 2022, वो एक साल पहले अप्रैल मई 2021 में होंगे। अब नेपाल में क्या सरकार आती है, इससे इंडिया के साथ रिलेशंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा ना हो कि आने वाली सरकार बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो जाए। और साउथ एशियन कंट्रीज में हमेशा से ये एक स्ट्रगल चलती आई है फ्रॉम लास्ट फ्यू डेकेड्स दैट चाइना की पावर इंक्रीज हो रही है एंड एज अ रिजल्ट इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस डिसीजन को चैलेंज किया है। दे हैव सेड दैट ये गवर्नमेंट डिसॉल्व करना वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगी हुई है। दे विल डिसाइड दिस बिकॉज नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2015 में, in that dissolution of house could be done only if there is a hung assembly। मतलब किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन अभी तो मेजॉरिटी थी। लेकिन प्रेसिडेंट ने इस रिकमेंडेशन को क्लियर कर दिया बिकॉज प्रेसिडेंट जो थी वो भी केपी शर्मा ओली उनकी ही पार्टी से थी एंड सिंस शी वाज क्लोज टू हिम पॉलिटिकली शी एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मेजॉरिटी में आई थी 2017 में एंड डिफरेंट पार्टीज ने मिलके ये पार्टी बनाई थी। लेकिन केपी शर्मा ओली और जो दूसरे बड़े लीडर थे जो इस पार्टी में आए थे अलायंस करने के बाद, वो थे प्रचंड एंड देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज लीडर्स। सो ये दो पार्टीज एक साथ आई थी, सीपीएन यूएमएल एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। एंड दिस पार्टी वॉज लेड बाय प्रचंड, जिनका असल नाम है पुष्प कमल दहल। ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अभी इन्होंने केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर बनने दिया ताकि स्टेबिलिटी आ पाए। और नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी जस्ट टू फॉर्म दिस गवर्नमेंट, एनसीपी। बट नाउ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट फैक्शंस, ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है एंड स्प्लिट होने की कगार पे है। तो इस पार्टी के एक हिस्से ने प्राइम मिनिस्टर ओली से इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करने के लिए कहा और बहुत क्लियर था कि उनके पास सपोर्ट नहीं थी। तो इंस्टेड ऑफ हीडिंग टू द पार्टी लाइन, अपनी पार्टी की बात मानने की बजाय उन्होंने सरकार ही गिरा दी और दोबारा से इलेक्शंस में जाना ठीक समझा। नाउ देर आर चांसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेपाल विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एज वेल। डिफरेंट सरकारें बनती रहती हैं और इंडिया भी अपने रिलेशंस एक स्टेबल सरकार के साथ अच्छे नहीं बना पाता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेपाल के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है because the economy has slowed down and there was an earthquake a few years back in Nepal। वो बहुत dangerous earthquake था, वहाँ से भी वो उभर नहीं पाए हैं। So it is not a good thing to have political instability in Nepal and hopefully जो elections होंगे उसमें एक clear majority आएगी और वो जो पार्टी होगी वो इंडिया के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगी। जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स हुए और यही है हमारा नेक्स्ट इशू। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग लॉन्चपैड एजुकेशन चैनल तो आपने गुप्का डिक्लेरेशन 2.0 पे वीडियो ज़रूर देखी होगी एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट प्लीज़ गो वॉच दिस वीडियो। ये सभी वीडियोस जिनके बारे में हमने इस मंथली करंट अफेयर वीडियो में बात की है, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू गो टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू, क्या गुप्का डिक्लेरेशन है आपको समझ में आएगा
and we are just going to have a small update on this issue कि अभी क्या हुआ है. Finally, democracy has returned to Kashmir. National Conference, PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये कुछ मेजर पार्टीज एक साथ आई थी एंड इसी को हमने कहा था पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन. और ये टोटल 6 पार्टीज थी जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया था. एंड इन दिस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स, जो पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं सिंस आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड इन कश्मीर, गुपकार पार्टीज ने जो ये इकट्ठी आके इलेक्शंस लड़ रही थी, इन्होंने 10 में से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में मेजॉरिटी हासिल की है. And this alliance, it has won 110 seats out of 280 seats. BJP has emerged as the single largest party with 75 seats, लेकिन clear divide दिखा. जम्मू रीजन में बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट मिली और कश्मीर रीजन में जो कश्मीरी पार्टीज थी उनको ज़्यादा वोट्स मिली. एंड दिस वाज द फर्स्ट इलेक्टोरल प्रोसेस आफ्टर सेंटर एंडेड जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370. नेक्स्ट इशू इज रिलेटेड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन. इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर ट्राइंग अ लॉट टू इम्प्रूव इंडियाज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं पिछले 4-5 सालों में. एंड उसकी वजह से इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इम्प्रूव भी हुई है. नाउ दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड टू रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन. यहाँ पे हम 2 केसेस की बात करेंगे. एक वोडाफोन से रिलेटेड केस है एंड सेकंड इज रिलेटेड टू अनदर कंपनी कॉल्ड केन. इन दोनों केसेस में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग नेदरलैंड्स में है, इस कोर्ट ने इंडिया के खिलाफ फैसले सुनाए हैं एंड दे हैव ऑर्डर्ड इन फेवर ऑफ वोडाफोन कंपनी एंड केन कंपनी. दोनों केसेस में इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स की डिमांड की थी एंड केन कंपनी के केस में इस कोर्ट ने कहा है कि जो इंडियन अथॉरिटीज ने टैक्सेशन की डिमांड की है, दैट इज अगेंस्ट द इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट. सो लेट अस सी what is this retrospective taxation. Retrospective taxation, it allows a country to pass a rule on taxing certain products or services and deals and hence tax the companies from a time behind the date on which the law is passed. तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के तहत गवर्नमेंट अपने रूल्स में, अपने लॉज में कुछ चेंजेस लेके आएगी जिससे उन चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा, उन प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे या फिर ऐसी कुछ डील्स पे भी टैक्स लगा दिया जाएगा जो उस टाइम पे नहीं लगना चाहिए था जब ऐसी डील हुई. सो इफ वी टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है आज की डेट में और आज इस डील पे कोई भी टैक्स नहीं लगना था, लेकिन कुछ महीने बाद गवर्नमेंट को लगा कि इस डील पे टैक्स लगना चाहिए था क्योंकि ये एक लूप होल रह गया था लॉ के अंदर, और इस लूप होल को कवर करने के लिए वो अपने लॉज में चेंजेस लेके आए और पिछली डेट में हुई किसी डील या फिर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर टैक्स लगा दें. उसे हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन. कंट्रीज अपने लॉज में कुछ हो चुकी गलतियों को सुधारने के लिए, कोई लूप होल कवर करने के लिए ऐसा कर सकती हैं. बट काफी ऑब्वियस बात है कि जिस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, बहुत भारी अमाउंट पे टैक्सेस देने पड़ेंगे, उनके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, उनको नुकसान हो सकता है एंड प्रॉब्ली वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते जिसपे टैक्स पड़ता. सो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के केसेस अल्टीमेटली कंपनीज को हर्ट करते हैं एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी. एंड इंडिया के अलावा काफ़ी कंट्रीज ने ऐसे लूप होल्स कवर करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशंस की डिमांड की है. फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, नेदरलैंड्स, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली. तो यहाँ पे 2 केसेस इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज वोडाफोन. तो वोडाफोन से टैक्सेस कब मांगे गए? फाइनेंस एक्ट 2012 में पार्लियामेंट में कुछ अमेंडमेंट लाई गई एंड उसके बाद वोडाफोन से कई हजार करोड़ टैक्सेशन डिमांड किया गया. एंड दिस अमेंडमेंट, इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स ग्लोबली. उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थी एंड अरुण जेटली, जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए, उन्होंने इस पॉलिसी को टैक्स टेररिज्म का नाम दिया था. एंड व्हेन एनडीए केम टू पावर, they promised that they are not going to create any fresh tax liabilities for companies using retrospective taxation route. तो एनडीए गवर्नमेंट वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, तो उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया. नाउ 2012 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लॉ में चेंजेस किए एंड इस टैक्स का डिमांड किया, व्हाट वाज देयर आर्ग्यूमेंट? उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इफ देयर इज एन अटेम्प्ट टू अवॉइड टैक्सेस बाय रूटिंग द ट्रांजैक्शंस थ्रू अ टैक्स हेवन सच एज केमन आइलैंड्स, तो अगर किसी ऐसी कंट्री में ट्रांजैक्शंस को रूट किया जा रहा है जहां पे टैक्सेस नहीं लगते, द कंट्रीज आर टैक्स हेवन जस्ट टू अवॉइड टैक्सेस, in that case government is entitled to take all measures
including amending the law to stop such abuse. This was told by a finance ministry source. और ये वोडाफोन हचिसन डील जो हुई थी, ये हुई थी केमन आइलैंड्स में, which is one of the tax haven. अब 2014 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन के साथ अपने इशू को एमिकेबली आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आफ्टर दैट वोडाफोन ग्रुप, उन्होंने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में 1995 में हुई थी, उसके क्लॉज 9 का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के खिलाफ केस फाइल कर दिया. नाउ वोडाफोन, इट वाज डच वंस, इफ यू रिमेंबर, एंड डच नेदरलैंड्स की कंपनी थी और इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन की जाती हैं. दिस इज जस्ट टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर नेदरलैंड्स की या यूके की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है एंड वाइस वर्सा, तो गवर्नमेंट्स ट्राई करती हैं कि उनकी कंपनीज के साथ कुछ भी अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो दूसरे देश में, तो उस देश की सरकार के साथ बीआईटी साइन की जाती है. नाउ ऐसा ही एक केस एक और कंपनी के साथ हुआ एंड दिस इज केन जजमेंट. अब इंटरनेशनल कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में फैसला सुना दिया था और इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ अभी तक अपील नहीं कर रही थी बिकॉज दे वांटेड टू शो दैट दे आर प्रो बिजनेस. और ऑपोजिशन में रहते उन्होंने इसी चीज को टैक्स टेररिज्म भी कहा था. लेकिन अब जब केन जजमेंट आई है तो गवर्नमेंट की यह मजबूरी बन गई कि वोडाफोन ग्रुप के फेवर में आई हुई जजमेंट के अगेंस्ट भी अपील किया जाए. वोडाफोन ग्रुप के फेवर में जजमेंट आई थी एंड देयर वाज अ डेडलाइन ऑफ 3 months व्हिच वाज अबाउट टू एक्सपायर. और इसके एक्सपायर होने से पहले ही एक और जजमेंट आ गई है दैट इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ केन. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो फैसला आया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से, इट रिक्वायर्स इंडिया टू पे $1.4 billion. तो अब गवर्नमेंट कंटेस्ट करना चाहती है इस फैसले को एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि एक केस में हम वोडाफोन के खिलाफ अपील ना करें और केन के खिलाफ हम अपील करें. सो टू चैलेंज दिस केस, द केन केस विच इज एक्सपेक्टेड, इंडियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन की फेवर में आए हुए फैसले के खिलाफ भी अपील किया है. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को एश्योर किया था कि वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से जुड़े हुए सभी इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे. एंड ग्लोबली इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ था जब 2012 में फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने टैक्सेस में चेंजेस लाए और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वोडाफोन के फेवर में फैसला दे दिया, उसके खिलाफ ये चेंजेस लाए गए थे. नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट in the Kane order, people are discussing that when BJP leaders were in opposition, they used to call this policy tax terrorism. But इसी policy को आगे continue करने का decision उन्होंने अब ले लिया है. And these are the most watched cases globally. Business community India के investment environment को judge कर रही है on the basis of these cases. And instead of backing down, Indian government is doubling down now. And it is a self-scored goal as per these newspaper editorials. तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स का हब इंडिया बने, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए, तो इंडिया को अपनी पॉलिसी में स्टेबिलिटी लानी होगी. इंडिया को इन्वेस्टर्स को एश्योर करना होगा कि उनके साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसी चीज़ें नहीं होंगी एंड लॉज हैव टू बी वेरी क्लियर. उनमें कंफ्यूजन्स, लूप होल्स नहीं होनी चाहिए सो दैट मैक्सिमम इन्वेस्टर्स विदाउट एनी टेंशन दे कम टू इंडिया. दिस वाज योर न्यूज फ्रॉम द बिजनेस फील्ड, फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन. अगला हमारा है रोशनी एक्ट. रोशनी एक्ट काफी चर्चा में रहा बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड इट. रोशनी एक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिशियली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001. 2001 में फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था एंड इसका पर्पस था अनऑथराइज्ड लैंड को रेगुलराइज करना. और इस एक्ट के तहत कुछ सर्टन फीस पे करके कोई भी व्यक्ति जिसने किसी अनऑथराइज्ड एरिया को, अनऑथराइज्ड लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा था, उसकी ओनरशिप ले सकता था एंड हेंस द अनऑक्यूपाइड लैंड्स दे कुड बी रेगुलराइज्ड. और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का टारगेट था कि इससे सरकार को करीब 25,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आ जाएगा एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. इसका इस्तेमाल, इस पैसे का इस्तेमाल डैम्स बनाने के लिए किया जाएगा एंड दैट विल ब्रिंग रोशनी टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दैट इज व्हाई दिस एक्ट वाज नोन एज रोशनी एक्ट. तो 2001 में इस एक्ट को पास किया गया एंड कट ऑफ डेट रखी गई 1990 कि अगर 1990 तक एनक्रोचमेंट की हुई थी किसी ने, तो वो इस फीस को पे करके इस जमीन को अपने नाम करवा सकता है. एंड दिस डेट वाज रिवाइज्ड रिपीटेडली बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स.
And initially under the ROSHNI Act, a person could get 10 canals of land. इस लिमिट को भी रिवाइज करके 100 canals तक ले जाया गया. एंड canal it is a unit of measurement. इस एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाए गए थे. द रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेड दीज रूल्स. द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड vesting of ownership to the occupants rules 2007, and these rules were made without the approval of legislature. तो इस एक्ट के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए कि ये सारे चेंजेस जो किए गए हैं, these changes were done to suit an elite section of Jammu and Kashmir, and instead of the expected transfer of 20 lakh canals of land, सिर्फ 6 लाख कनाल ऑफ लैंड की परमिशन दी गई और एक्चुअल ट्रांसफर हुआ 3.5 लाख कनाल ऑफ लैंड का. एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ऑडिट करते हुए 2014 में बताया दैट एज अपोज टू द टारगेटेड 25,000 करोड़ जिससे डैम्स बनाए जाने थे, ये टारगेट था, असल में कितने पैसे सरकार को आए? सिर्फ 76 करोड़ रुपीस. सो वी कैन से द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट फुलफिल्ड एंड इनफैक्ट दिस वाज एन अटर फेलियर. 2018 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के गवर्नर मिस्टर सत्यपाल मलिक ने इस एक्ट को रिपील कर दिया. इससे पहले 2011 में एक पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में एलिजिंग दैट लैंड ग्रैब इज हैपनिंग. इसी तरह से 2014 में अंकुश शर्मा एक लॉ स्टूडेंट ने पिटीशन दायर की एंड ही डिमांडेड सीबीआई प्रोब अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ स्टेट लैंड. एंड हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हुए इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड अनसस्टेनेबल डिक्लेयर किया. साथ ही हाई कोर्ट ने एक सीबीआई प्रोब भी ऑर्डर किया. जम्मू एंड कश्मीर ने डिसाइड किया that all the actions that have been taken under this act, they are to be null and void, and जितनी भी जमीन ट्रांसफर की गई है उसको वापस लिया जाए. रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने एक रिव्यू पिटीशन ऑर्डर की है और रिक्वेस्ट किया है हाई कोर्ट से कि वो अपनी जजमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस करें, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए और सारी जमीनें वापस ली जाएं तो इससे काफी अनइंटेंशनल सफरिंग होगी आम आदमी को. एंड जम्मू एंड कश्मीर ने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट किया कि हम जो एलीट, रिच, पावरफुल लैंड ग्रैबर्स हैं उनको और लैंडलेस कल्टीवेटर्स और गरीब लोगों के साथ ना मिलाया जाए, इन दोनों सेक्शंस को एक जैसा ट्रीट ना किया जाए, तो अपनी जजमेंट में मॉडिफिकेशंस की जाएं, ऐसी रिक्वेस्ट जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने की है. दिस वाज योर रोशनी एक्ट, an act that was to regularize land so that ROSHNI can be provided to all the houses in Jammu and Kashmir. The launch of Digital Ocean Platform by the Indian National Center for Oceanic Information Services. Union Minister for Science and Technology, Mr. Harshvardhan, he launched this platform. और ये platform data provide करने का काम करेगा. It is going to provide the oceanographic data. A wide range of users, they use this data related to the oceans, tsunami, waves and many other things. तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे, ऑपरेशनल एजेंसीज होंगी, गवर्नमेंट की एजेंसीज होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, स्ट्रेटेजिक यूजर्स, एकेडमिक कम्युनिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्री एंड कॉमन पब्लिक, दे आर ऑल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द डाटा दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म. Blue economy refers to the economic activities related to ocean, and this is going to be first of its kind platform for ocean data management. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑलरेडी बहुत सारे यूजर्स को डाटा प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इशूज द पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज, ओशन स्टेट फोरकास्ट, हाई वेव अलर्ट्स, सुनामी वार्निंग्स, स्टॉर्म सर्ज, ऑयल स्पिल एडवाइजरीज अमंग अदर थिंग्स. और ये डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाएगा जहां पे सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे ओशन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. नेक्स्ट करंट इशू इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी पहली ट्रेन को लॉन्च किया एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन द भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन. और ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ट्रेन है एंड दिस इज गोइंग टू रन in Uttar Pradesh. The Eastern Dedicated Freight Corridor, it is going to start from Ludhiana in Punjab and it goes till Dankuni in Kolkata. और ये 1800 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा. द मीनिंग ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिस कॉरिडोर विल बी डेडिकेटेड टू ओनली द फ्रेट ट्रेन्स. यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन्स नहीं रन करेंगी. अभी प्रेजेंटली इंडिया में पैसेंजर कॉरिडोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वहीं से फ्रेट ट्रेन्स रन करती हैं, वहीं से पैसेंजर ट्रेन्स रन करती हैं
एंड एज अ रिजल्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो बहुत डिले हो जाता है एंड हेंस द बिजनेसमैन दे हैव स्टार्टेड चूजिंग द रोड ट्रांसपोर्टेशन और उसके चलते रेलवेज को काफी नुकसान हो रहा है फ्रॉम लास्ट मेनी डेकेड्स. सो दिस वाज लॉन्च्ड to provide this support to the business community because presently the passenger and freight trains they were running on the same track and it led to increase in the waiting period. So dedicated freight corridors को launch किया गया as a high speed high capacity railway corridor which is exclusively meant for the transportation of goods. ये proposal इंडिया के 11th 5-year plan में launch किया गया था which was for the period of 2007 to 12 एंड इंडियन रेलवेज ने उस टाइम पे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने का प्लान किया एंड दीज वर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स. तो ये मैप है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का. ईस्टर्न कॉरिडोर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लुधियाना गोइंग टिल डांकुनी एंड वेस्टर्न कॉरिडोर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दादरी एंड इट गोज टिल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. तो इन रेलवे लाइंस पे सिर्फ गुड्स मूव करेंगे, यहाँ पे पैसेंजर्स मूव नहीं करेंगे. अभी प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, अभी प्रेजेंटली 70% फ्रेट ट्रेन्स जो पैसेंजर नेटवर्क पे चल रही हैं दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू दिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और ये जो कैपेसिटी खाली होगी दैट विल बी यूज्ड फॉर द पैसेंजर ट्रेन्स एंड द ट्रैक्स ऑन द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दे आर गोइंग टू बी केपेबल ऑफ कैरिंग हैवियर लोड्स. तो ये ज्यादा कैपेसिटी भी ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और एक नई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई थी अंडर रेलवेज मिनिस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. This was dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited और ये सारी प्लानिंग, डेवलपमेंट, बिल्डिंग, अपकीप, मेंटेनेंस, ऑपरेशन का काम करती है फॉर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. दो दिस इज अ वेरी ओल्ड इशू, लेकिन क्योंकि पहली ट्रेन लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर ने, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट ऑफ सिलेबस. एंड द लास्ट करंट अफेयर फॉर दिस मंथ इज द नॉमिनेशन ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन by Global Alliance for Vaccines and Immunization or the GAVI. Dr. Harshvardhan will be representing Southeast Area Regional Office as well as the Western Pacific Regional Office on the GAVI board. Dr. Harshvardhan वो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक इस बोर्ड पर रहेंगे. This board it is responsible for strategic direction and policy making. It oversees the operations of the Vaccine Alliance and monitors program implementation. यहाँ पे the members are different organizations and experts from the private sector as well. In very simple words, इस organization का, इस alliance का काम ये है कि ये कोशिश करती है कि गरीब देशों में immunization ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन, अमेरिका की कुछ 46 स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और टेरिटरी ऑफ गुआम, इन सभी ने फेसबुक के खिलाफ कुछ केसेस दायर किए हैं. इन सभी पार्टीज का कहना है कि फेसबुक एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होता है. इससे पहले यूरोप में अमेजॉन और गूगल के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही एक्यूजेशंस लग चुके हैं. तो ये 3 बड़ी कंपनीज की प्रैक्टिसेस कैसे यूजर्स को, नए बिजनेसेस को, नए स्टार्टअप्स को और फाइनल कंज्यूमर्स को हार्म कर सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. कैसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज इतनी बड़ी हो जाती हैं that they become monopolies and they start harming other businesses. So we are going to start the discussion by the cases that have been filed by Federal Trade Commission of America, by 46 American states, District of Columbia and Territory of Guam. इन सभी पार्टीज ने accuse किया है that Facebook it indulges in anti-competitive practices जिससे users, advertisers, competition और innovation को harm होता है. तो फेसबुक पर इल्जाम ये है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज में इसलिए इंडल्ज करता है बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन. जब कोई नया स्टार्टअप जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पॉपुलर होने लगता है तो फेसबुक को ये डर रहता है दैट देयर बिजनेस इज गोइंग टू बी हार्म्ड. सो इससे पहले कि वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए और फेसबुक को ओवरटेक कर ले, फेसबुक कोशिश करता है कि अपने कंपटीशन को खत्म कर दिया जाए बिकॉज फेसबुक इज अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी जायंट. सो फेसबुक ऑफर करता है कि नए स्टार्टअप्स को खरीद लिया जाए. अगर वो स्टार्टअप्स अपने आप को बेचना नहीं चाहते तो फेसबुक कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जिससे उनका बिजनेस हार्म हो जाए. फॉर एग्जांपल अपने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको एक्सेस देना बंद कर देता है. सो फेसबुक से इंस्टाग्राम का या फिर कोई भी स्टार्टअप जो फेसबुक को खतरा पहुंचा सकता है इन फ्यूचर, उसको एक्सेस मिलना बंद हो जाएगा. ऐसे कुछ एक्यूजेशंस फेसबुक पर अभी रिसेंटली लगे हैं. फेसबुक ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया है. 2 बड़े नाम हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप. तो ये एक अलग स्टार्टअप थे
जिनको फेसबुक ने ही एक्वायर कर लिया है। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, तो ये सारे जो एक्विजिशंस हैं ये बेसिकली मार्क जकरबर्ग पर भी हैं। इससे पहले फेसबुक एक बहुत बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व था और ये स्कैंडल था कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इसमें फेसबुक ने करीब 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डाटा उनके कंसेंट के बिना एक रिसर्चर को दे दिया। ये रिसर्चर कैम्ब्रिज एनालिटिका एक फर्म थी जिसके लिए काम करता था और ये कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म आगे ट्रंप कैंपेन के लिए, ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के लिए काम करती थी। सो अल्टीमेटली 87 मिलियन अमेरिकन यूजर्स जो फेसबुक चलाते थे उनका डाटा बिना उनकी मर्जी से डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सो यू कैन सी ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज अगर यूजर्स की प्राइवेसी पे ध्यान ना दें, उनके डाटा को उनकी मर्जी के बिना यूज कर लें, तो वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जा सकता है। नाउ दिस इज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। फ्री और फेयर इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने में इन लोगों का डाटा इस्तेमाल किया गया और सबसे खतरनाक बात है इन लोगों की मर्जी के बिना, उन्हें बिना बताए इस डाटा का इस्तेमाल किया गया। नाउ द प्रेजेंट स्कैंडल जो अभी रिसेंट काफी सारी यूएस स्टेट्स ने, यूएस की फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेड कमीशन ने और भी बहुत सारी टेरिटरीज ने, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने जो केस किया है, दिस इज अ वेरी सीरियस वन। और ये प्रेजेंट स्कैंडल दिस कैन एंडेंजर फेसबुक्स बिजनेस। अब जिन स्टार्टअप्स ने अपने आप को फेसबुक को बेचा, उनकी इंटरनल डिस्कशंस निकल के सामने आई हैं एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द रैथ ऑफ मार्क। अगर वो अपने स्टार्टअप्स को फेसबुक को नहीं बेचेंगे तो क्या मार्क जकरबर्ग उनके खिलाफ हो जाएंगे और वो ऐसे एक्शंस लेंगे कि उनका स्टार्टअप बंद ही ना हो जाए। ऐसे कुछ डिस्कशंस स्टार्टअप्स इंटरनली कर रहे थे। So those who had to sell their startups discussed about the wrath of Mark which they will have to face if they don't sell. Because अगर वो अपना स्टार्टअप नहीं बेचेंगे, एफबी को ऐसा खतरा महसूस होगा तो एफबी सप्रेस कर देगा इनके स्टार्टअप की ग्रोथ को। एंड दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एंटी कंपटीशन। आप अपने कंपटीशन को ग्रो नहीं होने दे रहे फ्री मार्केट के अंदर बिकॉज यू आर बिगर कंपनी और आप गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करोगे स्टार्टअप्स की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए। एंड दिस इज नॉट ओनली हैपनिंग इन यूएस, यूरोप ने, यूएस ने, दोनों ने अभी रिसेंटली स्क्रूटनी इंक्रीज कर दी है ऐसी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर जिनके ऊपर अक्सर ये चार्जेस लगते हैं दैट दे आर इंडल्जिंग इन एंटी प्राइवेसी, एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस। एंटी प्राइवेसी की एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका में हमने समझी कैसे प्राइवेट डाटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर वेरियस पर्पसेस। वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो सकता है, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो सकता है, that can be for marketing purposes as well. and anti competition charges अभी recently जो Facebook पर लगे हैं। यूरोपियन यूनियन ने Amazon और Google पर भी ऐसे ही केसेस फाइल कर रखे हैं। Now after the present scandal, US political parties ऐसा डिमांड कर रही हैं कि ऐसी बड़ी कंपनीज को ब्रेकअप करवाया जाए। ऐसा ही पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है that this is a first instance जहां पे ऐसी डिमांड की जा रही है। There was a telecom giant, ये कंपनी AT&T ये भी बहुत बड़ी हो गई थी एंड इट स्टार्टेड हार्मिंग द कंज्यूमर्स बिकॉज दिस वाज वेरी बिग, मोनोपोलिस्टिक और बाकी जो कंपटीशन था वो राइज नहीं कर पा रहा था। तो इस कंपनी को फोर्सफुली ब्रेकअप किया गया, इसके हिस्से किए गए इन 1980s इन अमेरिका। तो वैसा ही अभी प्रेजेंटली भी अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही हैं कि इन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को डिफरेंट हिस्सों में बांटा जाए बिकॉज ऐसे बड़ी टेक जायंट्स जैसे हम देख भी पा रहे हैं इसके बहुत सारे खतरे हैं। देयर आर मेनी डेंजर्स, देयर आर मेनी कंसर्न्स। फॉर एग्जांपल, इट डिस्करेजेस इनोवेशन एज न्यू स्टार्टअप्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो। नए जो स्टार्टअप्स होंगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे बिकॉज फेसबुक या फिर कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी उनको ग्रो करने ही नहीं देगी। एंड इफ देयर इज लैक ऑफ कंपटीशन देयर इज लैक ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स। कैसे कंज्यूमर्स भी हार्म होंगे, वी कैन सी दिस इन दिस एग्जांपल। Amazon जो एक बहुत बड़ी शॉपिंग कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। वो ऐसी कोशिश कर सकती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे अपने कुछ प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की व्यूअरशिप ज्यादा दिखाने के लिए। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन Amazon का प्लेटफॉर्म उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो कंज्यूमर्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे and ultimately consumer is going to buy a substandard product। ये हार्म हो सकता है कंज्यूमर्स को भी। इसके अलावा लोगों की प्राइवेसी खतरे में है। प्राइवेसी इट इज encroached by changing the terms and services communicated through long and complicated messages which most users don't read।
जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो या फिर एट डिफरेंट टाइम्स फेसबुक भी आपके सामने टर्म्स एंड लाइसेंसेस ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जो बहुत लंबे होते हैं एंड हम सब क्विकली एक्सेप्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इसमें आपके प्राइवेट मैसेजेस पढ़ने की परमिशन मांगी गई हो। नोबडी रीड्स दिस। सो ये डेंजर्स हैं एंड ये जिम्मेदारी बनती है सरकारों की कि कंज्यूमर्स की, सिटीजन्स की, उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए। प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसे डिफिकल्ट, लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस बनाना बंद करें। ये भी एक चीज गवर्नमेंट्स को सोचनी होगी। नेक्स्ट कंसर्न इज दैट ऑल दीज बिग टेक कंपनीज ये सारा यूजर डाटा स्टोर करती हैं एंड यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रेज दैट डाटा इज द न्यू ऑयल। जो डाटा है वो बहुत वैल्यूएबल चीज है आज के जमाने में। करोड़ों लोगों का डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मार्केटिंग, फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल आउटकम्स और फॉर सर्वेलेंस। लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए भी डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन टेक एन एग्जांपल, इंडिया के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक ऐसा डाटा दे दिया जाए, फेसबुक या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा डाटा दे दे कि वो क्या लाइक कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर लाइकिंग, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन्स को उसी तरीके से मोल्ड कर लेंगी। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये डाटा नहीं है तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज मिल रहा है एंड दैट इज नॉट फेयर। तो ये कुछ जेनरिक कंसर्न्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी डेंजर्स हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, गूगल ये इतने बड़े बन चुके हैं कि अगर नए बिजनेसेस हैं उनको मार्केटिंग करनी है, दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड ये बहुत कम कंपनीज हैं एंड दे कैन ऑल्सो जॉइन हैंड्स टू बिकम कार्टल्स। ये मार्केटिंग को बहुत महंगा भी कर सकते हैं। नए बिजनेसेस के लिए आने वाले टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। That is why these are some concerns related to these very few but very big technology companies. अब इंडिया को क्या खतरा है? इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ कंसर्न्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 400 मिलियन ऑफ व्हाट्सएप्स 2 बिलियन यूजर्स आर इन इंडिया। व्हाट्सएप के 2 बिलियन टोटल यूजर्स में से 400 मिलियन तो इंडिया में ही हैं। इंडिया की जो ऑनलाइन रिटेल मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट है, उसका 1/3 Amazon डोमिनेट करता है। सो यू कैन सी इंडिया की ई कॉमर्स मार्केट कैसे डिपेंडेंट है। व्हाट्सएप अगर किसी गलत प्रैक्टिस में इंडल्ज हो, यूजर्स का डाटा चोरी करना स्टार्ट कर दे तो बहुत बड़े लेवल पे इंडियन यूजर्स हार्म हो सकते हैं। गूगल इंडिया की सारी जो सर्च मार्केट है उसको कंप्लीटली डोमिनेट करता है। व्हेन वी हैव टू सर्च समथिंग तो हम गूगल करते हैं। बाकी और भी सर्च इंजन्स हैं बट नोबडी नोज अबाउट देम। वेरी फ्यू पीपल दे नो अबाउट अदर सर्च इंजन्स। सो गूगल कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर सकता है। अपने सर्च रिजल्ट्स को चेंज करके गूगल कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, बिजनेसेस को ज्यादा दिखा सकता है, उनको फायदा पहुंचा सकता है। एंड नाउ दीज वेरी बिग कंपनीज आर कमिंग टुगेदर विद द बिगेस्ट टेलीकॉम जायंट ऑफ इंडिया, द जियो। तो एफबी और गूगल वो कोलैबोरेट कर रहे हैं जियो के साथ, जो इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, टू क्रिएट अ सिंगल गेटवे फॉर इंडियंस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे न्यूज, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया, ग्रोसरीज, अगर आपको ग्रोसरी शॉप करनी है वो भी, और भी बहुत सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे जियो, एफबी और गूगल। सो अगेन इंडियंस कैन बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज वेरी फ्यू वेरी बिग कंपनीज। और अगर कोई नई कंपनी बनाना चाहे वो कैसे राइज करेगा? अगर फ्री कंपटीशन भी ना हो तो ये मुश्किल चीज और भी मुश्किल हो जाएगी नए स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए। एक और कंसर्न जो इंडिया से रिलेटेड है, दिस इज दैट दीज कंपनीज आर हैविंग वेरी क्लोज रिलेशंस विद द रूलिंग पार्टी। ऐसे कुछ एक्यूजेशन लगे कि हेट स्पीच तक इग्नोर कर दी फेसबुक ने। कुछ माइनॉरिटीज के खिलाफ पोस्ट थी जिसे फेसबुक ने इग्नोर कर दिया बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि जो गवर्नमेंट इंडिया में रूल कर रही है उसको ऑफेंड किया जाए और उनके जो बिजनेसेस हैं वो हार्म हो। सो व्हाट शुड बी डन? इसके लिए करना क्या चाहिए गवर्नमेंट्स को इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड? बेटर रेगुलेशन होनी चाहिए, अच्छे लॉज बनने चाहिए जो कंपटीशन को प्रोटेक्ट करें, उसे इंश्योर करें और एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करें सभी कंपनीज के लिए, यूजर्स के लिए, एडवर्टाइजर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। इंडिया को अपना प्रिवेसी लॉ भी बना लेना चाहिए। ये दो बड़ी सजेशंस हैं जो अभी आने वाले टाइम में इंडिया को फॉलो करनी चाहिए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। सो देयर इज अ वीडियो, पुट्टस्वामी जजमेंट, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ऑन लॉन्चपैड एजुकेशन। यू शुड नॉट मिस दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और भी बहुत सारे पॉलिटी के लैंडमार्क केसेस लॉन्चपैड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हैं।
so you should go watch this video as well. तो ये थे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स. वेरी वेल डन इफ यू हैव स्टेड टिल हेयर. और भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आने वाली हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी. नाउ यू कैन वॉच द रिलेटेड वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो. ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, so you need not waste your time on making points out of this video. That was all for this video. Thank you for watching and have a good day.